सीईओ पत्नी एक बिजनेस पार्टी में अपने पहले प्यार के साथ हंसी मजाक और नजदीकियां बढ़ा रही थी। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारा 80 लाख नहीं, कस्टम मेड सूट भी चुपके से उसे पहनने के लिए दे दिया, ताकि उसकी शान बढ़ सके। ये देखकर तुम्हारा गुस्सा फूट पड़ा। तुमने सीधे एक जोरदार थप्पड़ मारकर अपनी पत्नी को जमीन पर गिरा दिया और उसके पहले प्यार को वहीं सबके सामने कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि उसके शरीर पर सिर्फ अंडरवियर बचा। जब पत्नी घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगी, तब भी तुमने सबके सामने घोषणा कर दी कि तुम उससे तलाक लेने वाले हो। आखिर किसी एक औरत से प्यार करना यह साबित नहीं करता कि तुम उसके पीछे पीछे घूमने वाले गुलाम हो। इस समय शाओ ग्रुप के नए उत्पाद लॉन्च समारोह में तुम कुछ बॉडीगार्ड्स को साथ लेकर पहुंचे। थोड़ी दूरी पर तुम्हारी पत्नी शाओ शाओबी एक आदमी के साथ हंसते बोलते बातें कर रही थी। अचानक उसकी नजर तुम पर पड़ी। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और वह घबराकर तुम्हारी ओर दौड़ी। पति जी, आपने तो कहा था कि आप नहीं आएंगे, लेकिन तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं और उसे धक्का देकर अलग कर दिया। दूर हटो, मैं उसके लिए आया हूं। यह कहकर तुम सीधे फू केबिन के सामने जा खड़े हुए। तुम्हारी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। गरीब कहीं का, खुद खरीद नहीं सकता तो मेरा पहन लिया, अभी के अभी उतार दे। ये सुनते ही पूरे हॉल की नजरें एकदम उसकी तरफ घूम गईं। चारों ओर से आती फुसफुसाहट और हंसी ने फू केबिन का चेहरा शर्म से लाल कर दिया। ये देखकर शाओ शाओ भी तुरंत बीच में आ गई और धीमी आवाज में बोली, पति जी, आप क्या कर रहे हैं? एक सूट ही तो है, आपके पास इतने कपड़े हैं कि आप पहन भी नहीं पाते। क्या इतनी सी बात पर तमाशा जरूरी है? तुम व्यंग्य से हंसे। मेरे पास ज्यादा हैं तो क्या, पैसे मैंने खर्च किए हैं। मैं उन्हें पहनूं, जला दूं या फेंक दूं, ये मेरा मामला है। उसे पहनने का अधिकार किसने दिया? गांव यांग, बस भी करो। शाओ शाओ भी अभी भी उस आदमी का बचाव कर रही थी। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वह मेरा असिस्टेंट है। असिस्टेंट? तुमने ठंडी हंसी छोड़ी और कदम दर कदम उसकी ओर बढ़े। मेरी चीज इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछना नहीं चाहिए था? पति पत्नी के बीच सम्मान नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? तुम हमेशा कहती हो कि मैं एक नए पैसे वाला आदमी हूं जिसमें कोई तहजीब नहीं। तो क्या तुम्हारी तथाकथित ऊंची परवरिश यही सिखाती है? जब उसे समझ आ गया कि बहस में वह तुम्हारा सामना नहीं कर सकती, तो उसने गुस्सा दबाते हुए कहा, ठीक है, यह सूट मैंने खरीद लिया, मान लो। जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी। अब तमाशा बंद करो। ठीक है, तुम सीधे गाली देते हुए बोले, क्या मैं पैसों का भूखा हूं? तुम्हारा शाओ ग्रुप भी तो मैंने ही बचाया था, और आज तुम मुझसे पैसों की बात कर रही हो। तुम उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहे थे, क्योंकि अभी अभी तुम्हें पता चला था कि उसने अपने पहले प्यार फू केबिन को पिछले 3 महीनों से निजी सहायक बनाकर अपने पास रखा हुआ है। जब वह तुम्हारी पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेल सकती है, तो तुम भी बिना झिझक सब कुछ उजागर कर सकते थे। तुमने उसकी चेतावनी भरी नजरों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और फू केबिन को आखिरी चेतावनी दी, मेरा सूट उतार दे, अभी। लेकिन फू केबिन फिर भी शर्त रखने लगा। मिस्टर गांव, ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग समारोह शाओबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम खत्म होते ही मैं सूट तुरंत लौटा दूंगा। नहीं उतारेगा? तुम मुस्कुराए और फोन निकाल लिया। हेलो, पुलिस स्टेशन। मेरा कस्टम मेड सूट चोरी हो गया है। हाँ, उसकी कीमत 8 लाख युआन है। इस समय एक व्यक्ति, जिसका नाम फू केबिन है, उसे पहनकर घूम रहा है। ठीक है, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं। फोन कटते ही शाओ शाओबी और फू केबिन दोनों के चेहरे पूरी तरह सफेद पड़ गए। शाओ शाओबी तुम पर चिल्लाई, गाओ यांग, अभी के अभी शिकायत वापस लो। क्या तुम सबको शर्मिंदा करके ही मानोगे? तुम हंस पड़े। बकवास बंद करो। बेइज्जती होगी तो सिर्फ फू केबिन की, या फिर उसकी बेइज्जती से तुम्हारा भी कोई रिश्ता है? अब शाओ शाओ भी सचमुच डर गई थी। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूं या नहीं? तुमने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द पर जोर दिया। बिल्कुल हो। इसलिए तो अभी मैं सिर्फ उसी को निशाना बना रहा हूं। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, घर जाकर हम आराम से हिसाब करेंगे। फिर तुमने उस फू केबिन की ओर देखा, जिसकी आंखें अपमान से लाल हो चुकी थीं। अभी मेरा सूट उतार और यहां से निकल जा। मैं पुलिस शिकायत वापस लेने पर विचार कर सकता हूं, वरना जब पुलिस आएगी तब सिर्फ बेइज्जती नहीं होगी। तभी एक व्यक्ति माहौल संभालने के लिए आगे आया। मिस्टर गांव, एक कपड़े की ही तो बात है, छोड़िए ना। वह एक छोटा सा असिस्टेंट है, उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तुमने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, ओह मिस्टर शू, मुझे याद है तुम पर मेरे 8 करोड़ बकाया है। मुझे लगता है अब तुम्हें वह रकम लौटा देनी चाहिए। यह सुनते ही उस आदमी का चेहरा लाल और सफेद पड़ गया। वह तुरंत चुप हो गया। तुमने पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई। आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द दिल में चुभ रहा था। सभी लोग सुन लें। मैं, गांव यांग, किसी पर बेवजह अत्याचार नहीं कर रहा। यह फू केबिन शाओ शाओबी का पहला प्यार है।
उसने इसी आदमी को अपना असिस्टेंट बनाया हुआ है, उसे हर तरह की सुविधाएं दे रही है, और अब वह मेरे कपड़े पहनकर उसकी बगल में खड़ा है। क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि कुछ कर ही नहीं सकता? इतना कहते ही पूरे हॉल में हंगामा मच गया। सभी की निगाहें एक साथ शाओ शौभी और फू केबिन पर टिक गईं। अगले ही पल पाक एक तेज आवाज गूंजी। शाओ शाओबी गुस्से और शर्म से बौखला गई थी। उसने जोरदार थप्पड़ तुम्हारे चेहरे पर मार दिया, लेकिन थप्पड़ मारते ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह तुरंत कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगी। उसे तुरंत पछतावा हुआ और वह तुरंत मुंह खोलकर तुमसे माफी मांगने ही वाली थी, लेकिन तुमने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। धड़ाम, तुमने एक सीधा मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। उसकी नाक से तुरंत खून बहने लगा। मारने के बाद तुमने हाथ झटका, आंखों में खतरनाक गुस्सा था। साला, तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अब तेरे हौसले बढ़ गए हैं। शियाओ शाओबी अपने सूजे हुए चेहरे को पकड़कर हैरानी से तुम्हें देखने लगी। गांव यांग, तुमने मुझे मारा? तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़कर फिर उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अब समझ आया? तुमने शियाओ शाओबी को 3 साल तक बहुत प्यार दिया था, कभी उससे एक कड़ी बात तक नहीं कही थी, लेकिन आज के हालात में उसने पहले तुम पर हाथ उठा दिया था। अगर तुम उसे नहीं मारते तो यह पूरे पुरुष समाज के लिए अपमान होता। इसी बीच पुलिस आ गई। अंदर आते ही पूछा, किसने शिकायत की है? तुमने सीधे फू केबिंग की ओर इशारा किया। अधिकारी, मैंने किया। इसने मेरे कपड़े चुरा लिए हैं। फू केबिंग ये सुनते ही डर से कांप गया और शियाओ शाओबी का हाथ पकड़ लिया। शाओबी, मेरी मदद करो, मुझे जेल नहीं जाना। लेकिन शियाओ शाओबी, जो अपने सूजे हुए चेहरे को पकड़े हुए था, जल्दी से पुलिस के सामने गया। अधिकारी, यह गलतफहमी है। मैं उसकी कानूनी पत्नी हूं। मैंने यह सूट किसी को दे दिया था, उसे बताना भूल गई। पुलिस ने तुमसे पुष्टि की। सर, क्या यह आपकी कानूनी पत्नी है? तुमने उसके टलते हुए नजरों को देखा। चेहरा बेहद ठंडा हो गया, लेकिन दांत भींचकर बस एक शब्द निकाला, हां। पुलिस ने दोनों को घूरा और कुछ फटकार लगाकर वहां से चली गई। पुलिस का समय बर्बाद मत करो। शियाओ शाओबी ने राहत की सांस ली। फिर वह तुम्हारे पास वापस आया। पति, माफ कर दो, आज साइनिंग मीटिंग बहुत जरूरी है। घर चलकर बात करते हैं, ठीक है? नहीं, तुमने उसकी बात बीच में ही काट दी। शियाओ शाओबी, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। या तो उसे अभी कपड़े उतारकर यहां से भगा दो, या फिर हमारा रिश्ता यहीं खत्म। शियाओ शाओबी अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा था। पति, क्या तुम उसे इतना अपमानित करना चाहते हो? वो फिर कैसे लोगों का सामना करेगा? यह सुनकर तुम्हारे अंदर कुछ टूट गया। तुमने हाथ हिलाया और फिर मंच, स्टेज की ओर चले गए। माइक उठाया। सब लोग सुनिए, आज आप लोगों को असुविधा हुई, उसके लिए माफी चाहता हूं। आज मैं घोषणा करता हूं, मैं और शियाओ शाओबी की शादी अब समाप्त होती है। आज से मेरी कंपनी लेटिंग ग्रुप अब से शियाओ ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेगी, और जो भी कंपनी शियाओ ग्रुप से जुड़ी होगी उसे मेरी कंपनी कभी स्वीकार नहीं करेगी। इतना ही। तुमने शियाओ शाओबी के चेहरे को देखा, जो पूरी तरह सदमे में था, लेकिन तुम्हें कोई भावना नहीं हुई। फिर तुम फू केबिंग की तरफ बढ़े। तुम नीचे झुककर ठंडी आवाज में बोले, मैं फिर पूछता हूं, उतारोगे या नहीं? शियाओ शाओबी रोती हुई आवाज में लगभग टूट गई। गाओ यांग, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? लेकिन तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस एक क्रूर मुस्कान दी। शियाओ शाओबी, एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अचानक तुमने पास की शराब की बोतल उठाई। धड़ाम, बोतल फू केबिंग के सिर पर फोड़ दी गई। खून और कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और वह जमीन पर गिर गया। तुमने पीछे खड़े अपने आदमी को आदेश दिया, 10 नंबर 10, इसके कपड़े उतार दो। अगर इसने विरोध किया तो 1 अरब की कीमत के हिसाब से इसे पीट दो। तुम्हारा बॉडीगार्ड नंबर 10 बिना भाव के आगे बढ़ा। उसकी आंखें किसी मृत शरीर को देखने जैसी ठंडी थीं। शियाओ शाओ भी घबरा गई। वह जानती थी कि नंबर 10 कौन है। एक ऐसा आदमी जो मरने के बाद भी वापस आया था और सिर्फ तुम्हारी बात मानता था। रुको, मत मारो, मैं उसे खुद उतार दूंगी, वह चीखने लगी, पूरी तरह कांपते हुए। फू केबिंग दर्द में कराहते हुए बोला, शाओ भी, तुम मुझे कपड़े उतरवाओगी? अंत में शियाओ शाओ भी पूरी तरह टूट गई। फू केबिंग ने कहा, मेरे पास सिर्फ अंडरवियर और मोजे बचे हैं, बाकी सब तुम्हारे आदमी के कपड़े हैं। शियाओ शाओबी ने आंखें बंद कर लीं, पूरी तरह निराश होकर। तुमने मुस्कुराकर तालियां बजाईं। अच्छा, अच्छा, बॉडी तो बढ़िया है। लगता है शियाओ शाओबी को यही पसंद है। तुमने कपड़े उठाए, देखा और फिर कचरे की तरह वापस फेंक दिए। रख लो, मुझे किसी और के पहने कपड़े पहनने की आदत नहीं है। और तुम जोर से हंस पड़े।
इसके बाद तुम अपने साथियों के साथ वहां से निकल गए, सीधे चले गए तियान्या नाइट कलर बिजनेस क्लब। तियान्या ये से शंगवू होइसुओ। तुम्हारा दोस्त हे कियांग मुस्कुराया। भाई, आज मूड बदल गया। पहले तो कभी यहां नहीं आते थे। तुम हंसे। पहले इसलिए नहीं आता था क्योंकि शियाओ शाओबी की इज्जत करता था। अब मैं सिंगल हूं। दूसरा दोस्त ये फैन बोला। लेकिन तुम लोग अभी भी शादीशुदा हो। तुम जोर से हंसे। तो क्या हुआ, मेरे पास प्रीनप एग्रीमेंट है। उसके सामने भी कुछ करूंगा तो भी वो मेरा एक पैसा नहीं ले सकती। जैसे ही तुम क्लब में घुसे पूरा हॉल गूंज उठा। स्वागत है हाई प्राइस किंग गांव यांग सर का। आज उनकी सारी खर्चे फ्री हैं। पूरा माहौल जम गया। सबकी नजरें तुम पर थीं, सम्मान और जिज्ञासा से भरी हुई। तुम वीआईपी नंबर 1 रूम में गए और वहां 9 लड़कियों को बुला लिया। तुम और तुम्हारे दोस्त जमकर मौज मस्ती करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ शियाओ शाओ भी पूरी तरह पागल हो रही थी। फोन ब्लॉक, फ्लाइट ब्लॉक, हर चीज ब्लॉक। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तुम सच में उससे दूर जा सकते हो। जब उसे पता चला कि तुम त्यान या नाइट कलर में हो तो वो पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह पता था तुम वहां क्यों नहीं जाते थे और अब अचानक क्यों जा रहे हो। जिवो वीआईपी प्राइवेट बॉक्स में तुम इस वक्त पूरी तरह मजे में डूबे हुए थे। 3 खूबसूरत लड़कियां तुम्हारी सेवा कर रही थीं। एक तुम्हें शराब पिला रही थी, एक तुम्हारे कंधे दबा रही थी और एक तुम्हारे पैरों की मालिश कर रही थी। तभी तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने अपनी जिंदगी के 3 साल कितनी बेवकूफी में बर्बाद कर दिए। उसी समय बॉक्स का दरवाजा जोर से खुला। शाओ शाओबी, एक महिला, गुस्से और उदासी से भरा चेहरा लेकर अंदर आई। उसकी नजर सीधे तुम्हारी तरफ पड़ी, जो अभी एक लड़की की गोद में आराम कर रहे थे। तुम उसे देखकर बिना हिले ही व्यंग्य से बोले, क्या काम है तुम्हारा यहां? तुम जैसे संस्कारी लोग दरवाजा खटखटाना भी नहीं जानते। ये सुनते ही शाओ शाओबी का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि यही बात वह पहले तुम्हें बुर्जुआ कहकर सुनाया करती थी। उसने गहरी सांस ली और उन लड़कियों से कहा, तुम सब बाहर जाओ, मुझे अपने पति से बात करनी है। तुम तुरंत उठे और उन्हें रोकते हुए बोले, कोई नहीं जाएगा। शाओ शाओबी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम बस तलाक के कागजों का इंतजार करो। तलाक, ये शब्द उसके कानों में जैसे धमाके की तरह गूंज गया। शाओ शाओ भी तुरंत टूट गई और तुम्हारी ओर भागी। पति जी, आज मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। प्लीज, तलाक की बात मत करो। मैंने कभी भी तुमसे अलग होने के बारे में सोचा तक नहीं। तुम ठंडी हंसी हंसे। सच में? लेकिन तुमने ऐसा काम किया है कि मुझे अब तलाक लेना ही पड़ेगा। नहीं मानती तो हम कोर्ट में मिलेंगे। शाओ शाओ भी घबरा गई। मैंने क्या किया है? सिर्फ एक सूट की बात थी। इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? फू केबिन को भी तो तुमने सजा दे दी ना। तुम जोर से हंस पड़े। हाँ हाँ हाँ, तुम अब भी सोचती हो ये सिर्फ एक सूट का मामला है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मैं गांव यांग हूं। तुम्हें धोखा देने की हिम्मत की है तो मेरे गुस्से के लिए तैयार रहो। तुम्हारा चेहरा अचानक पत्थर जैसा ठंडा हो गया। शाओ शाओ भी, क्या मैंने तुम्हें इतना ज्यादा आजादी दे दी कि तुम्हें लगा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? शाओ शाओ भी घबरा गई। मैंने धोखा नहीं दिया। मेरा और फू केबिन का कुछ नहीं है। मैं बस उसकी मदद कर रही थी। तुम भड़क उठे। बकवास बंद कर। तुमने मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं की। तुम औरत हो या क्या हो? शाओ शाओबी की आंखें भर आईं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम कैसे विश्वास नहीं करते? तुम ठंडे स्वर में बोले। ठीक है, सबूत दो। वह चौंक गई। कौन सा सबूत? तुमने हाथ बांधकर कहा। तुम कहती हो कि कुछ नहीं है, तो फिर साबित करो। लाओ, तुम्हारे और फू केबिन के बीच कुछ भी नहीं है, इसका सबूत। वह घबरा गई। ये मैं कैसे लाऊं? तुमने बेरुखी से कहा, नहीं ला सकती तो चली जाओ। या सबूत दो या तलाक लो। तुम वापस बैठ गए और पास बैठी मॉडल के साथ शराब पीने लगे। शाओ शाओ भी अचानक तुम्हारे सामने गिरकर घुटनों पर बैठ गई। पति जी, मुझे माफ कर दो। आप जैसा चाहें वैसा कर लीजिए, बस मुझे छोड़ मत दीजिए। तुमने उसे नीचे देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं किसी धोखेबाज औरत को माफ कर दूंगा? मेरी नजर में अगर तुम किसी दूसरे पुरुष के साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़ी हो तो वो भी धोखा ही है। और चाहे तुमने कुछ किया हो या नहीं, मेरे लिए तुमने सीमा पार कर दी है। शाओ शाओ भी टूटकर बोली, मैंने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए, फिर भी नहीं। तुमने बेरुखी से कहा, अगर घुटने टेकने से सब ठीक हो जाता तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं होती। और तुमने उसे बॉक्स से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही एक आवाज आई, अरे अरे, ये तो शाओ महोदय है ना? इतनी हालत कैसे हो गई? वह आदमी था फैंजियान।
लिन्हाई शहर का बदनाम अमीर बिगड़ैल लड़का। शाओ शाओबी ने गुस्से से कहा, यह तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वह जाने लगी, लेकिन फैन जियान ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे क्यों नहीं है, मैं तो तुम्हारे पीछे काफी समय से हूं, मेरे साथ चलोगी? शाओ शाओबी ने तुरंत तुम्हारा नाम लिया। मैं गांव यांग की पत्नी हूं। फैन जियान हंस पड़ा। पति? हाँ हाँ, तुम्हें छोड़ चुका है वो, और तुम अब भी उसका नाम ले रही हो। फिर उसने मोबाइल निकालकर दिखाया, जरा देखो सोशल मीडिया। शाओ शाओबी ने कांपते हाथों से फोन देखा। स्क्रीन पर बड़ा सा हेडलाइन था, लेटिंग ग्रुप के चेयरमैन गाओ यांग ने सार्वजनिक रूप से तलाक की घोषणा की। नीचे वीडियो और फोटो थे, फू केबिन के साथ डिनर, दोनों का साथ में समुद्र किनारे घूमना, क्लोज बातचीत के वीडियो। ये सब देखकर शाओ शाओबी के पैर लड़खड़ा गए। फैन जियान हंसते हुए बोला, अब भी उम्मीद है तुम्हें? शाओ शाओबी ने गुस्से में धक्का दिया। मैंने धोखा नहीं दिया, मैं अभी भी शाओ परिवार की बेटी हूं। छटाक! फैन जियान ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब भी अकड़ दिखा रही है? तुम्हारा गांव यांग अगर बचाने आएगा तो आएगा, लेकिन अभी तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। शाओ शाओबी की आंखों में आंसू आ गए। वह आखिरी उम्मीद के साथ बोली, मैं यह सब अपने पति को बताऊंगी। उसी समय दरवाजे से एक ठंडी आवाज आई, अरे फैन जियान, अंदर मजा कर रहा है या बाहर ही ड्रामा कर रहा है? इस समय क्लब के गलियारे में, तुमने अभी अभी प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला ही था कि देखा, तुम्हारी पत्नी शियाओ शाओबी अपने सूजे हुए लाल चेहरे को पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें आंसू भरे हुए थे। जैसे ही उसने तुम्हें देखा, उसे लगा मानो कोई जीवन रक्षक सहारा मिल गया हो। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े और वह तुम्हारे कपड़े का कोना पकड़कर रोते हुए बोली, पति, फैन जियान ने मुझे मारा है। लेकिन तुमने उसे एक नजर तक देने की जहमत नहीं उठाई और सीधे फैन जियान की ओर बढ़ गए। तुमने फैन जियान के कंधे पर हाथ रखा और थके हुए स्वर में कहा, फैन जियान, मैं थोड़ा थक गया हूं। तुम्हारे फैन परिवार को जितनी भी नकद पूंजी चाहिए, सीधे चेन चांगशेंग से कह देना, मैंने पहले ही उससे बात कर ली है। यह सुनकर फैन जियान खुशी से झूम उठा। वह लगातार धन्यवाद देते हुए बोला, ठीक है भाई यांग, आप आराम कीजिए, मैं सिर्फ 2 महीने के लिए उधार लूंगा, ब्याज में बिल्कुल कमी नहीं करूंगा। तुम हल्का सा मुस्कुराए। हम भाई हैं, पैसे की बात बाद में कर लेंगे। अगर सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो अपने चाय बागान की सबसे बढ़िया नई चाय मुझे भेज देना। फैन जियान ने हंसते हुए अपने सिर पर हाथ मारा। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। फिर तुम मुड़े और बदहाल हालत में खड़ी शियाओ शाओबी की ओर इशारा करके ठंडे स्वर में बोले, ओह हाँ हाँ, अभी इस औरत का मुझसे तलाक नहीं हुआ है। जब तलाक की प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। फैन जियान तुरंत तुम्हारा मतलब समझ गया और मुस्कुराकर बोला, समझ गया भाई यांग। इसके बाद तुम बाहर जाने लगे, लेकिन शियाओ शाओबी पागलों की तरह तुम्हारे पीछे दौड़ी और तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, पति, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानती हूं, कृपया मुझे एक मौका दे दो। तुम्हारे कदम क्षण भर को रुके, लेकिन आंखें अब भी बर्फ जैसी ठंडी थीं। तुमने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं, सबूत लेकर आओ, बाकी किसी बात पर चर्चा नहीं होगी। शियाओ शाओबी ने बेतहाशा सिर हिलाया। उसके आंसू मेकअप के साथ बहते जा रहे थे। पति, मैंने सच में तुम्हें धोखा नहीं दिया, मेरे शरीर को सिर्फ तुमने ही छुआ है, कृपया मुझ पर विश्वास करो। यह सुनकर तुम गुस्से से हंस पड़े। तुमने अचानक उसका ठोड़ी पकड़ ली और एक एक शब्द पर जोर देते हुए व्यंग्य किया, शियाओ शाओबी, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, या फिर कोई ऐसा आदमी जो सब कुछ सह ले? जिस दिन तुमने फू केबिंग को दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दी, मेरे लिए उसी दिन वह धोखा था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ऐसी औरतों की भी कमी नहीं जो पूरी वफादारी से मेरे साथ रहें। फिर मैं तुम्हारे जैसी बेशर्म औरत को क्यों बर्दाश्त करूं? तुमने आगे कहा, सच बताऊं, मुझे विश्वास है कि तुम उसके साथ बिस्तर तक नहीं गई, लेकिन इसका कारण यह नहीं कि तुम जाना नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए कि तुम्हें हिम्मत नहीं थी। इतना कहकर तुमने उसे जोर से धक्का दे दिया। शियाओ शाओबी जमीन पर गिरकर बैठ गई। वह खोई हुई नजरों से तुम्हारी दूर जाती पीठ को देखती रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही आदमी जिसने कभी उसे अपनी हथेली पर रखकर प्यार किया था, आज इतना निर्दयी हो सकता है। उसी समय उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर उसके पिता का नाम चमक रहा था। जैसे ही कॉल उठी, दूसरी तरफ से उसके पिता की गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी, अभी के अभी घर वापस आओ, फौरन। शियाओ शाओबी का शरीर कांप उठा। उसे पता था कि इंटरनेट पर फैला पूरा कांड अब सबके सामने आ चुका है। वह आंसू पोंछकर जल्दी जल्दी घर की ओर रवाना हो गई, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुई, उसके पिता गुस्से से भरे चेहरे के साथ खड़े हो गए और आते ही उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैंने आखिर कैसी बेवकूफ बेटी को जन्म दिया है?
मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि फू केबिंग से दूर रहो। गांव यांग ऐसी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। शियाओ शाओ भी रोते हुए बोली, पिताजी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरे और फू केबिंग के बीच सच में कुछ नहीं हुआ। उसके पिता गुस्से से कांप उठे। बकवास! क्या तुम इतनी बड़ी होकर भी ये नहीं समझती कि शादीशुदा औरत और दूसरे पुरुष के बीच दूरी बनाए रखने की एक सीमा होती है, और वह सीमा पति तय करता है। गांव यांग कौन है, तुम्हें पता भी है। क्या तुम्हें लगता है कि वह कोई गरीब आदमी है जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपमान सह लेगा और सिर पर सींग उगाकर भी चुप रहेगा? तभी उसकी मां बीच में आ गई और पिता को पीछे खींचते हुए बोली, बस भी कीजिए, अब लड़की को मारने से क्या फायदा। सबसे जरूरी बात यह है कि गांव यांग को कैसे मनाया जाए। अगर गांव परिवार का पैसा चला गया तो हमारा शियाओ परिवार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पिता ने दांत पीसते हुए कहा, कल रात तुम अच्छे से तैयार होना। मैं उसे घर खाने पर बुलाऊंगा। किसी तरह उसे नशे में कर देना, फिर अच्छा प्रदर्शन करना। अगर बात आगे बढ़ गई और तुम उसके बच्चे की मां बन गई तो उसका दिल जरूर पिघल जाएगा। यह सुनकर शियाओ शाओबी का चेहरा पीला पड़ गया। वह हिचकिचाते हुए बोली, पिताजी, ये ठीक नहीं होगा। उसके पिता ने जमीन पर थूकते हुए कहा, दूसरे मर्दों के साथ नजदीकियां बढ़ाते समय तो तुम्हें शर्म नहीं आई। अब अपने ही पति की सेवा करने में दिक्कत हो रही है। अब तुम्हें इज्जत और सम्मान याद आ रहा है। शियाओ शाओबी ने लंबी सांस ली। आखिरकार उसने मजबूरी में सिर हिला दिया। दूसरी ओर, तुम घर नहीं लौटे, बल्कि सीधे कंपनी के विश्राम कक्ष में चले गए। फिर तुमने अपने सहायक काई कुन को संदेश भेजा, आकुन, वह औरत किसी भी हालत में तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं कर रही। शहर का सबसे बेहतरीन तलाक वकील ढूंढो। काई कुन ने तुरंत जवाब दिया, बॉस, मैं कल ही आपकी मदद करूंगा। सिविल अफेयर्स ब्यूरो के पास मौजूद लॉ फर्मों में इसी तरह के मामलों के बड़े बड़े विशेषण भरे पड़े थे। तुमने ठंडी हंसी के साथ जवाब टाइप किया, जो कहाँ है वही करो। क्या मुझे खुद जाकर वकील ढूंढना पड़ेगा? मालिक कौन है, ये भी भूल गए हो क्या? काईकुन ने तुरंत एक उदास चेहरे वाला इमोजी भेजा। बॉस, मैं अभी बाहर शहर में आपके लिए कर्ज वसूलने आया हुआ हूं। तुमने बिना देर किए जवाब दिया तो फिर बाहर ही मर जाना, वापस मत आना। अगले दिन तुम गाड़ी चलाकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो के सामने पहुंचे। वहां सबसे बड़ी लॉ फर्म चुनकर अंदर चले गए। कंसल्टेशन रूम में बैठे अभी कुछ ही देर हुई थी कि बाहर गलियारे से हाई हील्स की खटखट सुनाई दी। दरवाजा खुला। फ्रंट डेस्क की लड़की एक तेज तर्रार और खूबसूरत महिला को अंदर लेकर आई और परिचय करवाया। तुमने बिना कुछ सोचे अपने बैग से 100 युआन के नोटों की पूरी गड्डी निकाली और सीधे फ्रंट डेस्क वाली लड़की की बाहों में रख दी। धन्यवाद छोटी बहन, जाओ इससे मिठाई खरीद लेना। लड़की ने हाथों में भारी रकम पकड़ी तो घबरा गई। वह मदद मांगने वाली नजरों से बगल में खड़ी वकील ली की ओर देखने लगी। वकील ली हल्का सा मुस्कुराई और बड़े आराम से बोली, रख लो लिली। गांव साहब के लिए यह रकम 1 युआन और 1 रुपये के बराबर भी नहीं है। तुम सामने बैठी ठंडी और आकर्षक ली रुयोबिंग को देखते हुए मुस्कुरा उठे। हाँ हाँ, वकील ली, आपने बिल्कुल सही कहा। फ्रंट डेस्क की लड़की का चेहरा लाल हो गया। वह नोटों की गड्डी सीने से लगाए शर्माते हुए जल्दी जल्दी बाहर भाग गई। लड़की के जाते ही ली रुयोबिंग गंभीर चेहरा बनाकर तुम्हारे सामने बैठ गई। तुम लगातार उसे देखते रहे, मन ही मन सोचने लगे, सच कहूं तो इस औरत का चेहरा और फिगर दोनों ही कमाल के हैं। अगर यह यूनिफॉर्म पहनकर सामने आ जाए तो कमाल ही हो जाएगा। ली रुयोबिंग ने तुम्हारी निगाहें महसूस कर ली। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, गांव साहब, अब क्या आप अपनी स्थिति विस्तार से बता सकते हैं? तब जाकर तुम्हें होश आया। तुम हंसते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, वकील ली बहुत खूबसूरत हैं। कुछ देर के लिए मैं उन्हें देखते देखते खो गया था। यह सुनकर ली रुयोबिंग का चेहरा हल्का लाल पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सीधे होंगे। इसके बाद दोनों ने तलाक के मामले पर विस्तार से चर्चा की। ली रुयोबिंग ने साफ कहा कि इस तलाक के बाद शियाओ शाओबी को तुम्हारी संपत्ति का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब सारी चर्चा खत्म होने वाली थी तब तुमने अचानक पूछा, वकील ली, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? ली रुयोबिंग ने लंबी सांस ली। उसे लगा आखिर वही सवाल आ ही गया। हाँ, एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार का बेटा है। लेकिन यह सुनकर भी तुम पीछे नहीं हटे, बल्कि और ज्यादा मुस्कुराने लगे। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन वकील ली, आप सच में मेरी पसंद के बिल्कुल अनुरूप हैं। अगर कभी आपका ब्रेकअप हो जाए तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। ली रुयोबिंग पूरी तरह स्तब्ध रह गई। गांव साहब, हमें मिले हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है। तुम बिल्कुल स्वाभाविक अंदाज में हंसते हुए बोले, अगर पसंद है तो बता देना चाहिए। मैं, गांव यांग, कभी छुपकर प्यार नहीं करता।
वह किसी मर्द का काम नहीं है। ली रुयोबिंग मन ही मन हंस भी रही थी और परेशान भी थी। उसने सोचा, यह आदमी सचमुच अजीब है। जब तक इसे खुद शर्म नहीं आती तब तक शर्मिंदा दूसरे लोग होते रहते हैं। बात खत्म होने के बाद तुम लॉ फर्म से बाहर निकल आए। तभी फोन बज उठा। कॉल तुम्हारे ससुर शियाओ तियानचुआन की थी। तुमने बिना झिझक कॉल उठा ली। हेलो अंकल शियाओ। दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा अब भी मुझे अंकल कह रहे हो? तुम ठंडी हंसी हंस पड़े। मैं जल्द ही आपकी बेटी से तलाक लेने वाला हूं। क्या अब भी आपको रिश्तेदारी का फायदा उठाने दूं? शियाओ तियानचुआन जल्दी से बोला। गांव यांग, मेरा कोई और मतलब नहीं है। आज रात घर आकर खाना खा लो, कुछ बातें करनी है। तुम जोर से हंस पड़े। अरे बूढ़े, 3 साल हो गए। तुम्हारा स्वभाव मैं नहीं जानता क्या? मुझे खाने पर बुलाओगे, फिर खाने में नशीली दवा मिलाओगे, और उसके बाद अपनी बेटी शियाओ शाओबी को मेरे बिस्तर पर भेज दोगे। सही कहा ना? फोन के दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा छा गया। फिर वह हकलाते हुए बोला, तुम ठीक है, तो आज रात आ जाओ। तलाक की बात पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं। ये कहकर तुमने सीधे फोन काट दिया। मन ही मन सोचा, ये बूढ़ा लोमड़ी अब भी मुझे बेवकूफ समझता है क्या? उधर शियाओ परिवार में शियाओ तियानचुआन सोफे पर बैठा था और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो चुका था। उसने दांत पीसते हुए कहा, यह लड़का बंदर से भी ज्यादा चालाक है। मेरी योजना तक भांप गया। यह सुनकर शियाओ शाओबी हुई और उसकी मां दोनों घबरा गईं। तो अब क्या करें? शियाओ तियानचुआन ने दांत भींचे और एक उससे भी ज्यादा कठोर योजना सोच डाली। फू केबिंग को बुलाओ, उसे गांव यांग के सामने घुटनों के बल बैठाकर माफी मंगवाऊंगा। फिर शाओबी, तुम उसके सामने ही फू केबिंग को नौकरी से निकाल देना, उसे तुरंत भगा देना। शियाओ शाओबी ने सिर झुका लिया। उसके मन में गहरा पछतावा भर गया। उसे महसूस हुआ कि उसने ही फू केबिंग को बर्बादी की राह पर धकेला है। वह अच्छी तरह जानती थी कि गांव यांग कैसा इंसान है, फिर भी उसने फू केबिंग को अपने पास रखा। क्या यह उसे खुद गांव यांग के हाथों बर्बाद करवाने जैसा नहीं था? शाम होते ही तुम तय समय पर शियाओ परिवार के घर पहुंच गए। परिवार वाले अभी मुस्कुराकर तुम्हारा स्वागत करने ही वाले थे कि अगले ही पल उनके चेहरे जम गए, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारे दो सबसे भरोसेमंद साथी खड़े थे, शिहाओ और निंग शुए। एक ऐसा व्यक्ति जो मौत के ढेर से जिंदा लौटकर आया था, और दूसरी एक सेवानिवृत्त महिला विशेष बल स्पेशल फोर्स सैनिक थी। यह दृश्य देखते ही शियाओ पिता का चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया। उसे तुरंत समझ आ गया, अगर आज की बातचीत ठीक से नहीं हुई तो शियाओ परिवार का अंत निश्चित है। इस समय शियाओ परिवार के घर में तुम तय समय पर रात के खाने के लिए पहुंचे। तुम्हारे पीछे तुम्हारे दो सबसे भरोसेमंद साथी शिहाओ और निंगशुए खड़े थे। जैसे ही शियाओ शाओबी ने तुम्हें देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह जल्दी जल्दी तुम्हारी ओर बढ़ी। पति, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुमने उपहास भरी नजर से उसकी तरफ देखा। क्या बात है, इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? काफी मजेदार लग रहा है। तुम्हारी बात सुनकर शियाओ शाओबी का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वह घबराकर सफाई देने लगी। पति, सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे और फू केबिंग के बीच भले कुछ शारीरिक संपर्क हुआ हो, लेकिन वह सब गलतफहमी थी। बस बस बस, तुमने बेहद अधीरता से उसे बीच में ही रोक दिया। क्या कपड़ा तभी फटा माना जाएगा जब उसमें बड़ा छेद हो जाए? पहले सबूत लेकर आओ, फिर बात करना। सबूत शब्द सुनते ही शियाओ शाओबी का चेहरा उतर गया। आजकल यही 4 शब्द उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। उसी समय शियाओ मां मुस्कुराती हुई आगे आई। वह तुम्हारा हाथ पकड़ने ही वाली थी कि तुमने तुरंत दूरी बना ली। वह बोली, अरे मेरे अच्छे दामाद, आज मैंने खुद खाना बनाया है। सब तुम्हारी पसंद की डिशें हैं। तुमने घृणा भरी नजर से उसे देखा और कहा, आंटी, मेरी एक सलाह मान लीजिए। आगे से रसोई में कम ही जाया कीजिए। पहले मैं आपका दामाद था, इसलिए आपकी इज्जत रखता था, लेकिन आपके बनाए खाने का एक निवाला खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आधी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल निगल गया हूं। अंकल आज तक जिंदा हैं। ये सच में मानव इतिहास का नौवां आश्चर्य है। उनकी हालत देखकर तो मुझे लगता है कि अगर कोई कहे कि वे कीमोथेरेपी की दवा को पानी की तरह पीते हैं, तब भी मैं मान लूंगा। और जब उनका अंतिम संस्कार हो, तब जरा सावधान रहना। कहीं ऐसा ना हो कि चिता पर ही धमाका हो जाए। तुम्हारी बात सुनते ही शियाओ मां का चेहरा कभी हरा तो कभी सफेद पड़ने लगा। वह गुस्से से कांप उठी। तो तुम तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुमने ताली बजाई और ठंडी हंसी हंसे। बस कीजिए। शियाओ शाओ भी मेरी पत्नी थी। अब जब मैं उसे भी नहीं चाहता,
तो तुम लोगों को क्यों बर्दाश्त करूं? गांव यांग, तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। शियाओ शाओबी आखिरकार चिल्ला उठी। चुप रहो। तुमने तिरस्कार भरी नजर से कहा, यह मत भूलो कि आज तुम्हारा परिवार मुझसे मदद मांग रहा है। अपना रवैया संभाल कर रखो। इस समय शियाओ पिता का चेहरा बेहद गंभीर हो चुका था। उसने गहरी आवाज में कहा, बस करो, अब और बहस नहीं। गांव यांग, पहले बैठकर खाना खाते हैं। शाओबी, जाओ और फू केबिंग को अंदर लेकर आओ। ये नाम सुनते ही तुम मुस्कुरा उठे। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि आज रात ऐसा अतिरिक्त मनोरंजन भी देखने को मिलेगा। सभी लोग अभी अभी बैठ ही रहे थे कि फू केबिंग को अंदर लाया गया, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, एक अप्रत्याशित दृश्य सामने आ गया। फू केबिंग तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वह लगातार सिर पटक पटक कर माफी मांगने लगा। गांव साहब, मुझसे गलती हो गई। शाओबी के प्रति गलत भावनाएं रखने वाला मैं था। उसे बहकाने की कोशिश भी मैंने ही की थी। वह हमेशा मुझे ठुकराती रही। हमारे बीच सच में कुछ नहीं हुआ। कृपया हमें माफ कर दीजिए। तुमने आराम से एक सिगरेट जलाई, फिर धुएं का छल्ला छोड़ते हुए शांत भाव से उसे सिर पटकते हुए देखते रहे। तुम आराम से बैठे रहे और फू केबिंग को सिर पटक पटक कर माफी मांगते देखते रहे। तुमने एक बार भी पलक तक नहीं झपकाई। इसके तुरंत बाद शियाओ शाओबी ने तुम्हारे सामने ही फोन उठाया और उसी समय फू केबिंग को नौकरी से निकाल दिया। तुमने बाप बेटी के इस पूरे नाटक को देखा और मुस्कुराते हुए ताली बजा दी। वाह, तुम दोनों बाप बेटी की जोड़ी कमाल की है। ऑस्कर अवार्ड वालों पर तुम्हारा एक गोल्डन स्टैच्यू उधार है। तुमने सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ा और मजाकिया अंदाज में शियाओ शाओबी की ओर देखा। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने पूरे दिल से तुम्हें प्यार किया, तुम्हें सिर आंखों पर बिठाकर रखा, लेकिन तुम चुपके चुपके अपने पुराने प्रेमी के साथ घूमती रही। अब जब मेरी दौलत हाथ से निकलती दिख रही है, तो उसी प्रेमी को एक लात मारकर दूर फेंक रही हो। तो बताओ, अचानक तुम्हें पैसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगे हैं, या फिर तुम्हारा प्यार शुरू से ही इतना सस्ता था? शियाओ शाओबी ने दांत भींच लिए। अपमान सहते हुए धीरे से बोली, पति, मैं सच में अपनी गलती समझ चुकी हूं। आगे से मैं पूरी तरह सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। कम से कम मैं अब भी पवित्र हूं। मुझे एक मौका दे दो प्लीज। यह सुनकर तुम जोर से हंस पड़े। शियाओ शाओबी, क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया की सारी औरतें तुम्हारी तरह हैं? किसी से प्यार करना, यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसने मुझे बहुत तकलीफ दी। इसलिए अब आगे से मैं किसी औरत से प्यार नहीं करूंगा। अगर प्यार करना होगा तो औरतें मुझसे प्यार करेंगी। दूसरों से प्यार करने का अनुभव एक बार काफी है। तुम्हारी बात सुनकर शियाओ शाओबी की आंखों की चमक पूरी तरह बुझ गई। वह निराशा से तुम्हें देखने लगी, फिर कांपती आवाज में बोली, तो कम से कम मुझे तुम्हें प्यार करने का एक मौका दे दो। तुम अचानक कुर्सी से खड़े हो गए। तुम्हारी आंखों में गुस्सा भर गया। मौका? तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? मेरी नजरों में तो तुम क्लब की उन लड़कियों से भी बदतर हो। कम से कम वे सिर्फ पैसों की बात करती हैं, भावनाओं की नहीं। लेकिन तुम दोनों चीजें चाहती हो। इसे कहते हैं दो नावों में पैर रखना। समझी? तुम्हारी बात खत्म होते ही शियाओ पिता का चेहरा काला पड़ गया। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स की ओर देखकर गरजते हुए आदेश दिया, कोई है? फू केबिंग की दोनों टांगें तोड़ दो और उसे बाहर फेंक दो। यह सुनते ही फू केबिंग के होश उड़ गए। वह घुटनों के बल रेंगता हुआ शियाओ पिता के पैरों में गिर पड़ा। अंकल, नहीं! आपने मुझसे वादा किया था। आपने कहा था कि अगर मैं आपकी बात मानूंगा तो। लेकिन शियाओ पिता ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह तिरस्कार से हंसा। तुमने सच में मेरी बातों पर विश्वास कर लिया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे निकम्मे आदमी को छोड़ दूंगा, जो लगभग मेरी बेटी का घर बर्बाद कर चुका है और जिसकी वजह से मैं अपने सबसे बड़े सहारे को खो सकता हूं? इतना कहकर उसने शियाओ शाओबी की ओर उंगली उठाई और जोर से डांटने लगा। और तुम देखो तो सही, तुम्हें किस तरह का बेवकूफ पसंद आया था। ऐसे 10 फू केबिंग भी मिल जाए तो भी वे गांव यांग की एक उंगली के बराबर नहीं होंगे। उधर शियाओ परिवार के बॉडीगार्ड धीरे धीरे फू केबिंग की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक शियाओ शाओबी उसके सामने खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फैलाकर फू केबिंग को अपने पीछे छिपा लिया। पापा, आपने उससे वादा किया था। यह दृश्य देखकर तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुमने सिर्फ अपने पीछे खड़ी निंग शुए से कहा, निंग शुए, अभी मेरा और शियाओ शाओबी का तलाक नहीं हुआ है। निंग शुए तुरंत तुम्हारा मतलब समझ गई। वह आगे बढ़ी और शियाओ शाओबी को पकड़कर एक तरफ खींच लिया। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी रक्षा कर रही हो, लेकिन असल में वह उसे नियंत्रित कर रही थी। अगले ही पल बैठक कक्ष में दिल दहला देने वाली दो चीखें गूंज उठीं।
फू केबिंग की दोनों टांगें तोड़ दी गईं। फिर उसे मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। ये पूरा तमाशा देखने के बाद तुम्हारा धैर्य पूरी तरह खत्म हो गया। तुमने सीधे अपनी जेब से एक दस्तावेज निकाला और मेज पर फेंक दिया। शियाओ शाओबी, इस तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करो। फिर किसी दिन जाकर औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ज्यादा नाटक मत करो, मेरे पास समय नहीं है। शियाओ शाओबी कांपते हाथों से कागज उठाने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पति, क्या हमें सच में तलाक लेना ही होगा? मैं नहीं चाहती। मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम गुस्से से बोले, बकवास बंद करो। तुम प्यार नहीं करती, तुम मेरे पैसों से प्यार करती हो। अब तुम्हारा धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। सुन लो, तलाक हो या ना हो, मैं तुम्हें अब एक पैसा भी नहीं दूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि खुद को आजादी दे दो। यह देखकर शियाओ मां तुरंत बीच बचाव करने आई। दामाद जी, पति पत्नी के रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते। शाओ भी अपनी गलती मान चुकी है, उसे एक मौका दे दीजिए। शियाओ पिता भी विनती करने लगा। गांव यांग, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। शाओ भी को एक और मौका दे दो। अगर उसने फिर गलती की तो मैं तुम्हारे सामने उसकी टांगें तोड़ दूंगा। तुम ऐसे हंसे जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। तुम्हारी इज्जत, उसकी कोई कीमत भी है क्या? इतना कहकर तुम्हारी आंखें अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। तुमने सीधे शियाओ शाओबी को देखा और अंतिम चेतावनी दी। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, यह समझौता साइन करोगी या नहीं? शियाओ शाओबी रोते हुए बोली। पति, मैं हाथ जोड़ती हूं। क्या हमारे 3 साल के रिश्ते की कोई कीमत नहीं? क्या मुझे एक मौका भी नहीं मिल सकता? इस बार तुम पूरी तरह फट पड़े। तुम्हें अब 3 साल का रिश्ता याद आ रहा है? मैं महसूस कर सकता था कि इन 3 सालों में तुम्हारा रवैया धीरे धीरे मेरे प्रति बेहतर हो रहा था। मुझे लगा था कि मेरी सारी मेहनत और प्यार का आखिरकार फल मिल रहा है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा पुराना प्रेमी वापस आया, सिर्फ 3 महीने में उसने मेरे 3 साल के सारे प्रयास मिटा दिए। तुम्हारा व्यवहार एक पल में वापस वैसा ही हो गया जैसा 3 साल पहले था। लेकिन माफ करना, 3 साल तक तुम्हारे लिए सब कुछ करने वाला मैं अब उस रवैये को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अगर फिर से स्वीकार कर लिया तो मैं सचमुच एक बेवकूफ आशिक कहलाऊंगा। शियाओ शाओ भी जमीन पर बैठ गई। वह बुरी तरह रो रही थी, सांस तक ठीक से नहीं ले पा रही थी। माफ कर दो, माफ कर दो पति। मैं तलाक नहीं लूंगी, मैं तुम्हारी भरपाई करूंगी। लेकिन तुम अब उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहते थे। तुम मुड़े और सीधे बाहर निकल गए। अगले ही पल तुमने ठंडे चेहरे के साथ अपना फोन निकाला और ली रुयोबिंग को संदेश भेजा। वह साइन नहीं कर रही। तुरंत तलाक का मुकदमा दायर करो। मैं चाहता हूं कि वह मेरी जिंदगी से पूरी तरह साफ होकर निकल जाए। इस समय कंपनी के कार्यालय में तुम अभी अभी अपनी कुर्सी पर बैठे थे और सिगरेट जलाई ही थी कि तुम्हारी सहायक लियोशिन अंदर आई। उसने एक फाइल तुम्हारे सामने रखी और रिपोर्ट दी। गांव साहब, सुग्रुप की तरफ से संदेश आया है। वे आरण की ब्याज दर के बारे में आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। यह सुनकर तुम हंस पड़े। लियोशिन, उन्हें जाकर बता दो, मैं जब भी किसी को पैसा उधार देता हूं ब्याज दर कभी नहीं बदलता। लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। वैसे भी मैं कोई बहुत उत्सुक नहीं हूं पैसा देने के लिए। लेकिन अचानक लियोशिन ने मुस्कुराकर कहा, गांव साहब, सुग्रुप की सीईओ का नाम सुछिंगगे है। उन्हें 3 प्रांतों की नंबर 1 सुंदरता कहा जाता है। यह सुनकर तुम कुछ क्षण सोचने लगे, फिर गंभीर चेहरा बनाकर बोले, असल में सुंदरता मायने नहीं रखती। मुख्य बात यह है कि पैसा पड़ा रहे तो बेकार है। पैसे से पैसा कमाना चाहिए। ठीक है, उनकी मुलाकात स्वीकार कर लो। आज शाम मैं खुद जाऊंगा। लियू शिन ने आंखें घुमाई। समझ गई। फिर वह ऑफिस से बाहर चली गई। शाम के 6 बजे तुम समय पर येहेजू के वीआईपी प्राइवेट रूम में पहुंचे। तुम्हें देखते ही सुछिंगगे तुरंत खड़ी हो गई। उसने हल्का झुककर अभिवादन किया। गांव साहब, आपका स्वागत है। कृपया बैठिए। तुमने सिर हिलाया और बैठ गए। उसी समय तुम्हारे मन में एक विचार आया। तुम सोचने लगे, मुझे लगा था कि ली रुयोबिंग ही सुंदरता की सीमा है, लेकिन सु परिवार की यह बेटी तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत निकली। सु छिंगगे ने बेहद शालीनता से तुम्हारे सामने चाय का कप रखा। मुस्कुराते हुए बोली, गांव साहब, अचानक आपको बुलाने के लिए क्षमा चाहती हूं। मुझे आपकी पसंद का पता नहीं था, इसलिए यहां की लगभग सारी विशेष डिशें मंगवा ली हैं, लेकिन तुमने उसे बीच में ही रोक दिया। ये औपचारिक बातें बहुत सुन चुका हूं। सीधे मुद्दे पर आओ। सुछिंगे मुस्कुराई। गांव साहब वाकई बहुत सीधे स्वभाव के हैं। मुझे पता है कि आपकी सामान्य आरण दरें अंदरूनी ग्राहकों के लिए 0.3% प्रतिदिन और बाहरी ग्राहकों के लिए 0.5% प्रतिदिन हैं।
क्या इसे घटाकर 0.1% प्रतिदिन किया जा सकता है? तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बस उंगलियों से मेज पर लगातार थपकी देते रहे और सीधे उसकी आंखों में देखते रहे। सुचिंगगे ने बेबसी से सांस छोड़ी, फिर आखिरकार पूरी सच्चाई बता दी। गांव साहब, सुग्रुप वास्तव में गंभीर संकट में है। हमें 20 अरब युआन की आवश्यकता है। 0.5% प्रतिदिन की दर से सिर्फ ब्याज ही रोज 10 करोड़ युआन बन जाता है। मैं वो बोझ नहीं उठा सकती। इसके अलावा मेरे दादा गंभीर रूप से बीमार हैं। परिवार में संपत्ति बंटवारे की लड़ाई चल रही है। हर कोई अपने अपने हित देख रहा है। इसी वजह से कंपनी की पूंजी श्रृंखला टूट चुकी है। एक महत्वपूर्ण परियोजना को तुरंत धन चाहिए, लेकिन ग्राहक की भुगतान राशि 1 महीने बाद आएगी। इसलिए मुझे यह 1 महीना किसी तरह निकालना ही होगा। तुमने ठंडी हंसी हंसी। सुचिंगे, हम दोनों समझदार लोग हैं। अगर तुमने 0.1% ब्याज की बात की है, तो जरूर तुम्हारे पास कोई त्रुप का पत्ता भी होगा। उसे सामने रखो। मेरे पास समय नहीं है। सुचिंगे ने गहरी सांस ली, मानो उसने कोई बड़ा निर्णय ले लिया हो। धीरे धीरे उसने कहा, गांव साहब, मेरा एकमात्र सहारा मैं खुद हूं। मुझे पता है कि आप इस समय तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अगर आप मेरी कंपनी को इस संकट से निकाल दें, तो मैं आपसे शादी कर सकती हूं। यह सुनकर तुम मन ही मन हंस पड़े। वाह, कर्ज लेने आई है और वापस करने का इरादा भी नहीं है। सीधे पूरा परिवार ही अपने नाम करवाना चाहती है, लेकिन सुचिंगे अभी भी तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही थी। गांव यांग, अगर आप मुझसे शादी करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि हमारा व्यापारिक गठबंधन बन जाएगा। क्या यह लाभदायक नहीं है? तुम पूरी तरह हंस पड़े। तुम्हें समझ नहीं आता था कि ये महिलाएं खुद को इतना मूल्यवान क्यों समझती हैं और क्यों हर कोई शादी का इस्तेमाल करके फायदा उठाना चाहता है। इसलिए तुमने सीधे कहा, 0.1% ब्याज मंजूर है, लेकिन शादी वाली बात भूल जाओ। पहली शर्त, 20 अरब युआन की संपत्ति हस्तांतरण का समझौता मेरे नाम होगा। दूसरी शर्त, कंपनी का लाइसेंस, आधिकारिक मुहर और नियंत्रण अधिकार मेरे पास आएंगे। तीसरी शर्त, 1 महीने तक तुम मेरे साथ रहोगी। जैसे ही पैसा वापस कर दोगी, तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाओगी। फिर तुमने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इन 3 शर्तों में से एक भी कम नहीं होगी। और शादी करके मेरे परिवार या संपत्ति पर अधिकार जमाने का सपना मत देखना। तुम्हारी बातें सुनकर सुचिंगे नाराज हो गई। वह तुमसे शादी करने का विचार स्वीकार कर सकती थी, लेकिन अपनी व्यक्तिगत गरिमा के बदले समझौता करना उसके लिए बेहद कठिन था। मगर सुग्रुप पतन के कगार पर खड़ा था और उसके पास समय नहीं बचा था। लंबे मानसिक संघर्ष के बाद आखिरकार उसने हार मान ली। उसने सिर झुका दिया। ठीक है, लेकिन हमारे बीच जो भी समझौता हो, मैं नहीं चाहती कि किसी और को उसके बारे में पता चले। तुमने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी, बस खाना खाने लगे और सहायक से कहा, लियू शिन, कल जैसे ही दस्तावेज मिले, पहले काम के रूप में सुमिस को पैसा ट्रांसफर कर देना। लेकिन तभी सुचिंगे ने तुरंत एक फाइल निकालकर तुम्हारे सामने रख दी। स्पष्ट था कि वह पहले से पूरी तैयारी करके आई थी। कल की जरूरत नहीं है गांव साहब। जो कुछ आपने मांगा था, सब इसी फाइल में है। तुमने फाइल उठाई। होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लगता है सुमिस बहुत जल्दी में है। अगर ऐसा है, तो हमारा समझौता आज रात से ही शुरू माना जाएगा। यह सुनते ही सुचिंगे का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, गांव साहब, क्या आप मुझे 3 दिन का समय दे सकते हैं? मैं कंपनी के सारे जरूरी काम व्यवस्थित कर दूंगी, फिर लौटकर अपना वादा पूरा करूंगी। तुमने बिना सोचे सिर हिला दिया। कोई समस्या नहीं। तो गांव साहब, भोजन का आनंद लीजिए। मैं अब चलती हूं। इतना कहकर सुचिंगे अपनी सहायक के साथ जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। रेस्तरां के बाहर जैसे ही वह कार में बैठी, यह मजबूत व्यावसायिक महिला पूरी तरह टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा था कि उसे मदद मिलेगी, लेकिन बदले में उसे एक बेहद अपमानजनक सौदा स्वीकार करना पड़ा। उसकी सहायक ने दर्द भरी नजरों से उसे देखा। धीरे से सांत्वना देते हुए बोली, सु मैडम, मत रोइए। इसे बस एक बुरे अनुभव की तरह भूल जाइए। कुछ देर रोने के बाद सुचिंगे शांत हुई। उसने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। अगर इससे कंपनी बच जाती है, तो यह कीमत बहुत बड़ी नहीं है। उधर खाना खाने के बाद तुम घर लौटे। दरवाजे के पास रखी एक परिचित हाई हील देखकर तुम सब समझ गए। ऊपर बेडरूम की जलती हुई लाइट ने तुम्हारे शक को यकीन में बदल दिया। श्याओ शाओ भी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह घर में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
सीधे लिविंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गए, एक सिगरेट जलाई और सोचने लगे कि अगले 1 महीने में सुचिंगे के साथ हुए समझौते को कैसे संभालना है। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। नहाकर आई शियाओ शाओ भी केवल एक बाथरोब पहने नीचे उतरी। उसने तुम्हारी ओर देखा, कुछ कहना चाहा लेकिन शब्द नहीं निकले। उसके चेहरे पर हल्की लाली छाई हुई थी। अगले ही पल उसने अपने होंठ हल्के से काटे और धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ने लगी। साथ ही उसने अपने बाथरोब की कमर पर बंधी बेल्ट को ढीला करना शुरू कर दिया। इस समय घर के ड्राइंग रूम में घर लौटने के बाद तुम सोफे पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। कुछ ही देर बाद शियाओ शाओ भी केवल एक बाथरोब पहने तुम्हारी ओर चली आई। उसने बेहद नाजुक आवाज में पुकारा, पति। अगले ही पल उसने अपनी मुलायम बाहें तुम्हारी गर्दन के चारों ओर डाल दी और बेहद घनिष्ठ होने की कोशिश की, लेकिन तुमने तुरंत उसे झटक कर अलग कर दिया। तुम्हारी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। दूर हटो, मुझे घिन मत दिलाओ। शियाओ शाओ भी वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। फिर उसने अपना रवैया पूरी तरह नरम कर लिया। पति, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या हम किसी गैर जरूरी इंसान की वजह से अपने रिश्ते को बर्बाद नहीं कर सकते? लेकिन तुम अब उसके साथ कोई बहस नहीं करना चाहते थे। तुमने सीधे अंतिम चेतावनी दे दी, अभी अपना सामान समेटो और मेरे घर से निकल जाओ। फिर सामान्य तरीके से तलाक ले लो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई कठोर तरीका अपनाऊं। शियाओ शाओबी ने होंठ काटे और कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, पति, तलाक मैं मान सकती हूं, लेकिन पति पत्नी रहने के नाते क्या मेरी एक शर्त मान सकते हो? यह सुनकर तुम हंस पड़े। तुमने तुरंत उसका असली इरादा समझ लिया। तुम चाहती हो कि मैं शियाओ परिवार को छोड़ दूं? सपने देखना बंद करो। तुम्हारी बात सुनकर शियाओ शाओबी तुरंत भड़क गई। उसने तुम्हें निर्दयी कहा और पूछा, क्या तुम सच में मर्द हो? क्या तुम अच्छे तरीके से अलग भी नहीं हो सकते? लेकिन तुम जोर से हंस पड़े। फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोले, मैं मर्द हूं और अच्छे तरीके से अलग भी हो सकता हूं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि तुम सच बोलो। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ घूमती रही, मेरी इज्जत को पैरों तले रौंद दिया। अब तुम मुझसे अच्छे बिछड़ने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? तुमने उसके सफेद पड़ चुके चेहरे को देखा और ठंडी आवाज में कहा, गलती पहले तुमने की थी, अब कीमत भी तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी। इस बार शियाओ शाओ भी सचमुच घबरा गई। वह समझाने लगी, गांव यांग, गलती मेरी थी, लेकिन इसका दोष पूरे शियाओ परिवार को मत दो। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर निकालो। उसका तथाकथित त्याग देखकर तुम हंस पड़े। मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं तो तुम पर ही गुस्सा निकाल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम और फू केबिंग पूरी जिंदगी तकलीफ में जियो और दूर से देखते रहो कि मैं बादलों के ऊपर खड़ा होकर कितनी शानदार जिंदगी जी रहा हूं। जब उसने देखा कि तुम्हें समझाना नामुमकिन है, तो उसने धमकी दी, अगर ऐसा है तो फिर बात करने का कोई मतलब नहीं। मैं तलाक नहीं दूंगी, तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। यह सुनते ही तुम्हारा मूड पूरी तरह खराब हो गया। तुम अचानक खड़े हो गए। शियाओ शाओबी, क्या तुम अभी भी मुझे वही पुराना गांव यांग समझती हो जो तुम्हें हथेलियों पर उठाकर रखता था? इसके बाद दोनों के बीच तीखा झगड़ा हुआ। कुछ देर बाद तुम भारी सांस लेते हुए पानी पी रहे थे, जबकि शियाओ शाओबी फर्श पर पड़ी थी। तुमने ठंडी आवाज में कहा, अगर चाहो तो मेरे खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा कर दो, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन वह फिर भी जिद पर अड़ी रही। गांव यांग, सपने देखते रहो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें तलाक नहीं मिलेगा। तुम हंस पड़े। तुम्हें लगा कि यह औरत सचमुच हद से ज्यादा जिद्दी है। जब मैं तुम्हें प्यार करता था तब तुम मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ घूमती थीं, और अब जब मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं तो तुम जाने का नाम नहीं ले रही। तुमने उससे और बहस करना बेकार समझा। सीधे फोन उठाकर निंग शुए को कॉल किया, शियाओ शाओबी और उससे जुड़ी हर चीज को मेरे घर से बाहर फेंक दो अभी। फोन रखने के बाद तुमने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे किसी निर्जीव वस्तु को देख रहे हो। तुम्हें किसने यह भ्रम दे दिया कि तलाक मेरे लिए कोई सौदेबाजी की चीज है? अब अदालत में मिलना, मैं तलाक का मुकदमा दायर करूंगा और तुम्हारे तथा फू केबिंग के सारे मामले सार्वजनिक कर दूंगा। लेकिन शियाओ शाओबी हंस दी। गांव यांग, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं। तुम अपनी इज्जत को सबसे ज्यादा महत्व देते हो। तुम्हें लगा कि शायद उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा। तुमने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम हॉट सर्च वाली घटना भूल गई हो जिस दिन मैं मंच पर खड़ा होकर बोला था? उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अब हम दोनों में से कोई भी आराम से नहीं रहेगा। यह सुनते ही शियाओ शाओबी जम गई। उसे याद आया कि उनकी बदनामी तो पहले ही पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी थी। कुछ ही देर बाद निंग शुए लोगों को लेकर पहुंच गई।
उन्होंने शियाओ शाओबी और उसका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन जो महंगे गहने और उपहार तुमने उसे दिए थे, उनमें से एक भी चीज उसे साथ ले जाने नहीं दी गई। जब शियाओ परिवार को पता चला कि तुमने शियाओ शाओबी पर हाथ उठाया है, तो उसके पिता गुस्से से पागल हो गए। वे लगातार तुम्हें कोसते रहे और कहते रहे कि तुम पुराने रिश्ते का सम्मान नहीं करते, लेकिन सच ये था कि वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनका सारा गुस्सा सिर्फ बेबसी भरी चीखों तक सीमित था। शियाओ मां भी घबराई हुई थी। अब क्या होगा? गांव यांग तो हमें पूरी तरह बर्बाद करने पर तुला हुआ है। शियाओ शाओबी का दिल कड़वाहट से भर गया। जब परिवार दिवालिया होने वाला था, तब उसी के पिता ने फायदे के लिए उसे गांव यांग के पास भेजा था, और आज जब मुसीबत आई तो सारा दोष उसी के सिर मढ़ दिया गया। आखिरकार उसने कहा, माँ पापा चिंता मत करो, मैं गांव यांग को शियाओ परिवार को छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी। इतना कहकर वह निकल गई। उसे अस्पताल भी जाना था। पहले एड्रेनालिन के कारण उसे दर्द महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। वह कमीना सच में बहुत बेरहमी से मारता है, उसने मन ही मन सोचा। अगली सुबह तुम हल्के और आरामदेह मूड में कंपनी पहुंचे, लेकिन मुख्य द्वार पर पहुंचते ही तुम दंग रह गए। अनगिनत कैमरे और माइक्रोफोन वहां मौजूद थे। दर्जनों पत्रकार लगातार तस्वीरें खींच रहे थे। तुम तेजी से आगे बढ़े, लेकिन सामने का दृश्य देखकर एक साथ गुस्सा भी आया और हंसी भी। कल रात तक जो औरत तलाक देने से इनकार कर रही थी, आज वही तुम्हारी कंपनी के मुख्य द्वार पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसके सामने एक बड़ा बोर्ड रखा था, जिस पर लिखा था कि उसने गलती की है। तुम उसे मार भी चुके हो, डांट भी चुके हो। अब वह सिर्फ यही चाहती है कि तुम शियाओ ग्रुप को बख्श दो। वह तलाक लेकर अपने अपराध का प्रायश्चित करने को तैयार है। तुम्हें यकीन नहीं हुआ कि वह इतना नीचे तक जा सकती है। लगता था कि कंपनी के हित के लिए उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा की कोई कीमत नहीं रह गई थी, लेकिन यही चाल तुम्हें मुश्किल स्थिति में ले आई। समाज हमेशा कमजोर पक्ष के साथ सहानुभूति रखता है, और वह घायल भी दिखाई दे रही थी। अगर आज तुमने एक कदम पीछे नहीं लिया, तो जनता का गुस्सा तुम्हारे और लेटिंग ग्रुप दोनों पर टूट पड़ता। तभी एक पत्रकार ने तुम्हें पहचान लिया। वह भागता हुआ आया और माइक्रोफोन सामने कर दिया। गांव साहब, क्या मिस शियाओ के शरीर पर लगी चोटें आपने पहुंचाई हैं? तुम हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी लेने वाले इंसान थे, इसलिए झूठ बोलने का सवाल ही नहीं था। तुमने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ, मैंने ही मारा था। उसने शादी के दौरान किसी और से संबंध बनाए और तलाक देने से इनकार कर दिया। कल तो उसने मुझे परेशान भी किया था। कुछ क्षण चुप रहने के बाद तुमने कहा, लेकिन अब जबकि मिस शियाओ इतनी दूर तक आ चुकी हैं, तो मैं भी और दबाव नहीं डालूंगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से तलाक लेंगे और सम्मान के साथ अलग हो जाएंगे। लेकिन पत्रकार फिर भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने पूछा, क्या आप आगे भी शियाओ ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? इस बार तुम्हारा चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया। अच्छे तरीके से अलग होने का मतलब है कि आज के बाद लेटिंग ग्रुप और शियाओ ग्रुप का कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं उनकी मदद नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। फिर तुमने जमीन पर बैठी शियाओ शाओबी को देखा। अब संतुष्ट हो गई हो तो यहां से चली जाओ। तुम मेरे कर्मचारियों का रास्ता रोक रही हो। शियाओ शाओबी कांपते हुए खड़ी हुई, आंखों में आंसू भर आए। उसने तुम्हारे कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। गांव यांग, क्या हमें सच में तलाक लेना पड़ेगा? मैं तुमसे प्यार करती हूं, क्या हम अलग नहीं हो सकते? तुम्हारी भौहें सिकुड़ गईं। आंखों में खतरनाक चेतावनी चमक उठी। शियाओ शाओबी, ज्यादा मत बढ़ो। अगर तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। वह समझ गई कि तुम मजाक नहीं कर रहे, इसलिए आखिरकार चुपचाप चली गई। हालांकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। शियाओ ग्रुप बच गया था। उसे जाते हुए देखकर तुमने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, इस दुनिया में कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जहां जीतने के लिए भी समझौता करना पड़ता है। तुम अपने विचार समेटकर ऑफिस में दाखिल हुए। जैसे ही कुर्सी पर बैठे, सहायक लियू शिंग तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। यांग भाई, क्या हम सच में उस धोखेबाजन औरत को यूं ही छोड़ देंगे? शाम को ऑफिस में तुम अभी अभी बैठे ही थे कि तुम्हारा सहायक लियू शिंग सावधानी से तुम्हारे पास आया। यांग भाई, क्या आप सच में उस धोखेबाज शाओ शाओबी को ऐसे ही छोड़ देंगे? तुमने उसे घूर कर देखा, लेकिन होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। मैं अपनी बात का पक्का हूं, लेकिन जल्दी मत कर। बहुत जल्द शाओ शाओबी खुद मेरे पास आएगी, और उस समय मैं उसे ऐसी कीमत चुकवाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। तभी लियू शिंग को कुछ याद आया। गांव सर, जीशिन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष गुआन तियानमिंग सुबह 7 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं। वे निवेश चाहते हैं। जीशिन टेक्नोलॉजी? तुम उठ खड़े हुए।
चलो मिलकर देखते हैं। मीटिंग रूम में एक 30-32 साल का आदमी बैठा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, बाल बिखरे हुए थे और साफ दिख रहा था कि उसने पूरी रात काम किया है। लेकिन उसे देखकर तुम्हें उल्टा भरोसा हुआ, क्योंकि ऐसा इंसान ही रिसर्च के लिए पागल होता है। गुआन तियानमिंग ने शर्माते हुए कहा, गांव सर, कल रात काम करते करते देर हो गई, तैयार होने का समय ही नहीं मिला। तुम हंस पड़े। कोई बात नहीं, तुम्हें इस हालत में देखकर तो मुझे यह निवेश और भी भरोसेमंद लग रहा है। इसके बाद गुआन तियानमिंग अपने प्रोजेक्ट के बारे में लगातार समझाने लगा, लेकिन सच कहें तो तुम्हें उसकी आधी बातें भी समझ नहीं आ रही थीं। फिर भी तुम गंभीर चेहरा बनाए बैठे रहे और बीच बीच में सिर हिलाते रहे, मानो सब समझ रहे हो। जब उसकी प्रस्तुति खत्म हुई तो तुमने फाइल बंद की और वही सार्वभौमिक निवेशक वाला डायलॉग मार दिया। बहुत अच्छा, काफी संभावनाओं वाला प्रोजेक्ट है। गुआन तियानमिंग की आंखें चमक उठीं। तो गांव सर का मतलब है? तुमने सीधे पूछा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? उसने गहरी सांस ली और बोला, 10 अरब। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। तुम बिना कुछ बोले मेज पर उंगलियां थपथपाते रहे। गुआन तियानमिंग घबरा गया। क्या क्या रकम ज्यादा है? अगर ज्यादा लगे तो थोड़ा कम निवेश भी चल जाएगा। अचानक तुम मुस्कुराए। गुआन सर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। क्या तुम लेटिंग ग्रुप में शामिल होना चाहोगे? मैं 10 अरब दूंगा और पूरी जीशन टेक्नोलॉजी खरीद लूंगा। तुम उसके प्रभारी बनोगे, कैसा रहेगा? गुआन तियानमिंग हक्का बक्का रह गया। गांव सर, यह बहुत ज्यादा है। जीशन टेक्नोलॉजी तो बस एक छोटी कंपनी है, इसकी इतनी कीमत नहीं है। लेकिन तुमने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कंपनी नहीं खरीद रहा, मैं तुम्हें खरीद रहा हूं। मुझे विश्वास है कि एक दिन जीशन टेक्नोलॉजी उड़ान भरेगी। यह सुनकर गुआन तियानमिंग की आंखें भर आईं। उसे अपना घर बेचना याद आया, गाड़ी बेचना याद आया, प्रेमिका का छोड़कर जाना याद आया, लोगों के ताने और उपहास याद आए। और अब पहली बार कोई क्वारियरो भी उस पर इतना भरोसा जता रहा था। उसने भर्राई आवाज में कहा, ठीक है गांव सर, आज से मैं आपके साथ काम करूंगा। ये 10 अरब बेकार नहीं जाएंगे। शाम को काम खत्म होने के बाद तुम एक क्लब में आराम करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक ट्रेनिंग सेंटर के पास अचानक छटाक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। एक आदमी ने एक महिला को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया था। तुमने ध्यान से देखा और चौंक गए। वह महिला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी तलाक वाली वकील ली रोबिंग थी। तुम तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश देकर शिहाओ के साथ नीचे उतर गए। वह आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था, ली रोबिंग, क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझती हो? 1 साल से रिश्ता चल रहा है, लेकिन हाथ पकड़ने के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। ली रोबिंग उठी और अपने गाल को पकड़ते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था, शादी से पहले मैं कोई सीमा पार नहीं करूंगी। अगर युवा मास्टर हाओ इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। हाओ जियूजिए ठहाका मारकर हंस पड़ा। ब्रेकअप? इतना आसान नहीं है। तुमने मुझे 1 साल तक घुमाया और अब यूं ही छोड़ना चाहती हो? तुम्हें यह सब सुनकर थोड़ा मजाकिया लगा, लेकिन अगले ही पल तुमने देखा कि ली रोबिंग के चेहरे पर सचमुच डर उभर आया है। उसने चेतावनी दी, हाओ जियूजिए, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, कोई हरकत मत करना, नहीं तो मैं मुकदमा कर दूंगी। लेकिन हाओ जियूजिए पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। मुकदमा? ठीक है, पहले मैं तुम्हारे साथ मजे कर लूं, फिर जो करना हो कर लेना। इतना कहकर उसने ली रोबिंग का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती अपनी कार की तरफ खींचने लगा। तभी तुम्हारी आवाज सुनाई दी, हाओ जियूजिए, ये कुछ ज्यादा ही घटिया हरकत हो रही है। हाओ जियूजिए मुड़ा। गांव यांग, ये मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। तुमने शांत स्वर में कहा, लेकिन वह मेरी वकील है। मेरा और शाओ शाओबी का तलाकत का केस जल्द शुरू होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वकील के साथ कुछ भी हो। हाओ जियूजिए गुर्राया। गांव यांग, मैं सलाह दूंगा कि अपने काम से काम रखो। दूसरे लोग तुमसे डरते होंगे, लेकिन हमारा परिवार नहीं। वकील चाहिए? दूसरी रख लो, उसकी फीस मैं दे दूंगा। छटाक। तुमने सीधे उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। ठंडी निगाहों से देखते हुए बोले, तुम्हारा परिवार मुझसे नहीं डरता, इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी मुझसे बराबरी कर सकते हो। मैं पहली पीढ़ी का अमीर आदमी हूं, और तुम कौन सी पीढ़ी हो? तुम्हारे परिवार में अगर कोई मुझसे बराबरी से बात कर सकता है तो वह तुम्हारा दादा है, तुम्हारे पिता भी नहीं, और तुम तो बिल्कुल नहीं। हाओ जूजिए ने चेहरा पकड़ लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तुमने मुझे मारा? तुम व्यंग्य से मुस्कुराए। और खाना है? या अभी तुम्हारे दादा को फोन करूं? उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। आखिरकार वह दांत पीसते हुए बोला, गांव यांग, आज की बात मैं याद रखूंगा,
तुम हंस पड़े। जाकर अपनी छोटी डायरी में लिख लेना। भूलना मत। हाओ जूजिए के जाने के बाद तुम ली रुओबिंग के पास पहुंचे। उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, ली वकील, बहुत व्यस्त लग रही हो। पैसों की कमी है क्या? उसने सिर हिलाया। मेरी माँ लंबे समय से अस्पताल में भर्ती हैं और छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च भी मुझे ही उठाना पड़ता है। तुमने तुरंत चेकबुक निकाली और 5 मिलियन का चेक लिखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरे साथ रहो। ये 5 मिलियन तुम्हारे हैं। लेकिन ली रुओबिंग हल्का सा मुस्कुराई। ये 5 मिलियन तो हाओ जूजे भी दे सकता है। तुम्हारी भौं उड़ गई। वह तुम्हें खरीदना चाहता है। मैं तो बस थोड़ा मजे करना चाहता हूं। 5 बार, हर बार 1 मिलियन। ली रुओबिंग ने सिर हिलाया। गांव सर, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूं। जानते हैं मैंने हाओ जूजे को 1 साल तक क्यों टाल रखा? क्योंकि उसकी मंगेतर है। वह मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। तुम मुस्कुराए। तो अगर मैं तुमसे शादी करूं तब मान जाओगी? विचार किया जा सकता है। ली रोबिंग कुछ देर तुम्हें देखती रही, फिर बोली, ऐसा करते हैं, आप पहले तलाका ले लीजिए। ये पैसे मैं फिलहाल आपातकाल के लिए रख लेती हूं। फिर हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। कैसा रहेगा? कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है। कम से कम एक बात में आप हाओ जूजे से बेहतर हैं। आप कभी झूठ नहीं बोलते। तुम मुस्कुराए और जाने लगे। जाते जाते कहा, ली वकील, मेरा केस आपकी जिम्मेदारी है। कल जाकर शाओ शाओबी से बात कीजिए। गाड़ी में बैठने के बाद तुमने सड़क की लाइटों के नीचे खड़ी ली रुओबिंग की पतली परछाई को देखा, लेकिन अगले ही पल तुम्हारी आंखें तेज हो गईं। तुमने शिहाओ को आदेश दिया, शिहाओ, ली रुओबिंग और हाओ जूजिए की पूरी जांच करवाओ। मुझे संयोगों पर विश्वास नहीं है। शिहाओ चौंका। यांग भाई, आपका मतलब? तुमने ठंडी हंसी के साथ कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हाओ जूजिए जैसा आदमी एक महिला द्वारा पूरे 1 साल तक यूं ही घुमाया जा सकता है? न पहले झगड़ा हुआ न बाद में। लेकिन जैसे ही मैंने ली रुओबिंग को अपना वकील बनाया, उसी समय तमाशा शुरू हो गया। और जगह भी वही जहां से मैं रोज क्लब या घर जाता हूं। दोनों इज्जतदार लोग हैं, फिर भी सड़क किनारे इतना बड़ा ड्रामा कर रहे थे। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? शिहाओ तुरंत समझ गया। समझ गया यांग भाई, मैं तुरंत जांच शुरू करवाता हूं। तुमने सिर हिलाया और खिड़की के बाहर भागती हुई रात को देखते रहे। तुम्हारे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। हाओ जूजिए, अगर तुम सच में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो तो तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा खिलाड़ी समझ लिया है। ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें खुद पता ही ना चले कि तुम कब और कैसे खत्म हो गए। तुम ऑफिस में बैठे ही थे कि अचानक सुचिंगे का फोन आ गया। फोन उठाते ही तुमने मजाकिया लहजे में कहा, सु मैडम, क्या बात है, अपना वादा तोड़ने वाली हो क्या? फोन के दूसरी तरफ सुचिंगे कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर धीरे से बोली, गांव सर, माफ कीजिए, क्या मुझे 2 दिन और मिल सकते हैं? ग्रुप के कुछ काम अभी बाकी हैं। तुमने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं बिजनेसमैन हूं, लेकिन ब्याज का क्या होगा? कुछ क्षण की खामोशी के बाद सुचिंगगे बोली, 2 दिन के बदले मैं 5 दिन और आपके साथ रहूंगी। तुम मुस्कुराए और सीधे दाम बढ़ा दिया। 10 दिन? 2 दिन बाद भी नहीं आई तो तुम्हारी कंपनी की पूरी बिल्डिंग जब्त कर लूंगा। सुचिंगगे ने बेबसी से सांस छोड़ी। ठीक है, 2 दिन बाद मैं जरूर आ जाऊंगी। फोन रखने के बाद तुम सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गए। ली रोबिंग की मदद से आखिरकार शाओ शाओबी तलाकों के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन ब्यूरो के बाहर पहुंचते ही शाओ शाओबी कुछ कहना चाहती थी। तुमने सीधे रोक दिया। ज्यादा मत बोलो, मुझे डर है कि कहीं खुद पर काबू न खो दूं। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा। आंखों में आंसू लिए वह बोली, गांव यांग, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं। तुम केवल ठंडी हंसी हंसे। तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हें सिर्फ लेटिंग ग्रुप के चेयरमैन गांव यांग से प्यार है। इतना कहकर तुम अंदर चले गए। कुछ देर बाद तलाका की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। तुमने हाथ में तलाका का प्रमाण पत्र देखा और हल्की मुस्कान दी। पीछे खड़ी शाओ शाओबी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। सीधे कार में बैठकर निकल गए। पीछे खड़ी शाओ शाओबी ने गहरी सांस ली। मन ही मन उसने कसम खाई, अगर तुम मेरे प्यार पर विश्वास नहीं करते तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। मैं तुम्हें वापस हासिल करके रहूंगी। उसी शाम तुमने ली रुओबिंग को डिनर पर बुलाया। मिलते ही उसने एक बैंक कार्ड निकालकर तुम्हारे सामने रख दिया। उसमें 42 लाख युआन थे। वह ईमानदारी से बोली, बाकी 8 लाख मैं आपसे उधार मानती हूं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच बहुत ज्यादा पैसों का लेन देन हो। फिर उसने एक और अनुरोध रखा, मैं आपकी कंपनी में नौकरी करना चाहती हूं। आपके साथ ज्यादा समय बिताने से हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। तुम मुस्कुराए। ठीक है, कल से ज्वाइन कर लो। मेरी निजी सहायक बन जाओ।
ली रुओबिंग बेहद खुश हो गई, लेकिन उसने तुम्हारी आंखों में चमकती उस रहस्यमयी मुस्कान को नहीं देखा, क्योंकि तुम पहले ही उसकी पूरी जांच करवा चुके थे। हाओ जूजिए और ली रुओबिंग का वह सड़क वाला ड्रामा तुम्हें शुरू से ही नकली लगा था। असलियत यह थी, ली रुओबिंग पिछले 1 साल से हाओ जूजिए की गुप्त प्रेमिका थी। दोनों की योजना बेहद सरल लेकिन खतरनाक थी। पहले ली रुओबिंग तुमसे शादी करेगी, फिर किसी दुर्घटना में तुम्हारा अंत कर दिया जाएगा। तुम्हारे नजदीकी रिश्तेदार भी नहीं थे। ऐसे में तुम्हारी सारी संपत्ति, पूरा लेटिंग ग्रुप और अरबों की दौलत पत्नी होने के नाते ली रुओबिंग को मिल जाती। फिर हाओ परिवार उसे खुले दिल से स्वीकार कर लेता। दोनों मिलकर हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाते। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने तुम्हें कम आंका। तुमने शाओ शाओबी को 3 साल तक सिर पर बिठाकर रखा था, इसलिए सबको लगता था कि तुम प्यार में अंधे हो। लेकिन वे भूल गए कि अगर तुम सच में इतने मूर्ख होते तो लेटिंग ग्रुप बहुत पहले लुट चुका होता। तुम मन ही मन मुस्कुराए। अगर खेल खेलना चाहते हो तो मैं भी साथ खेलूंगा। अगले दिन ली रुओबिंग खुशी खुशी कंपनी में ज्वाइन करने आ गई। कुछ ही घंटों में पूरे ग्रुप में खबर फैल गई कि चेयरमैन ने एक बेहद खूबसूरत महिला सहायक रख ली है। लेकिन सबसे पहले बेचैन हुई तुम्हारी नई नई पूर्व पत्नी शाओ शाओबी। दोपहर में ही वह खाना लेकर तुम्हारे ऑफिस पहुंच गई। तुमने उसे देखकर भौहें सिकोड़ ली। शाओ शाओबी, हमारा तलाक अपर हो चुका है, अब यहां क्या कर रही हो? लेकिन वह पूरे आत्मविश्वास से बोली, मुझे पता है। लेकिन तलाक हो गया तो क्या मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर सकती? तुम्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या कहा? तुम मुझे दोबारा पटाने की कोशिश कर रही हो? उसने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर वही घिसा पिटा वाक्य दोहराया, गांव यांग, मैं तुमसे प्यार करती हूं, सच में। इस बार तुम्हारा धैर्य टूट गया। सच में तुम्हारी ऐसी की तैसी। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। हाँ, अगर चाहो तो मैं तुम्हें सिर्फ रात बिताने वाली औरत के रूप में रखने के बारे में सोच सकता हूं। तुम्हें लगा था कि इतनी अपमानजनक बात सुनकर वह पीछे हट जाएगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, ठीक है। अब हैरान होने की बारी तुम्हारी थी, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। तुमने सीधे उसे वापस घर आने की अनुमति दे दी। शाओ शाओबी को लगा था कि इससे शायद सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन घर लौटने के बाद उसे समझ आया कि तुम पूरी तरह बदल चुके हो। अब तुम्हारे व्यवहार में कोई प्यार नहीं था, कोई अपनापन नहीं था। तुम उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक उपयोगी वस्तु की तरह देखते थे। एक दिन उसने बड़ी मेहनत से पूरा खाना बनाया और तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन जब तुम घर लौटे तो अपने साथ एक और महिला भी लाए। वह थी सु छिंगगे। उसे देखते ही शाओ शाओबी का आत्मविश्वास टूट गया। रूप, शरीर, व्यक्तित्व और आभा, हर मामले में सुछिंगगे उससे कहीं आगे थी। पहली बार उसे अपनी सुंदरता पर संदेह हुआ, और पहली बार उसे एहसास हुआ शायद तुम सच में कभी वापस नहीं लौटोगे। लेकिन उसने खुद को संभाला, मुस्कुराकर पूछा, गांव यांग, आप आ गए? और ये कौन है? सुचिंगे ने ठंडी हंसी हंसी। तो यही है वो महिला जो तुम्हें दोबारा पाने की कोशिश कर रही है। तुमने कोई परवाह नहीं की, सीधे सुचिंगे का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। पूरी रात तुमने शाओ शाओबी की तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और चुपचाप खाने में मिलते रहे। उस रात सुचिंगगे के कमरे से आती आवाजों ने शाओ शाओबी का दिल पूरी तरह तोड़ दिया। उसे हमेशा लगता था कि तुम सिर्फ उसी से प्यार करते हो, लेकिन अब वह जान चुकी थी, वह समय बीत चुका है। अगली सुबह तुम जागे, शरीर और मन दोनों आराम महसूस कर रहे थे, लेकिन अंदर कहीं अजीब सी बेचैनी भी थी। सुचिंगे भी जाग चुकी थी। उसने बिखरे हुए कमरे को देखा। उसका चेहरा लाल हो गया, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुमने झुंझलाकर पूछा, अगर तुम पहली बार थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुचिंगे कड़वी मुस्कान हंसी। बताने या ना बताने से क्या फर्क पड़ता? क्या तुम मुझे छोड़ देते? इस सवाल का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद तुमने व्यंग्य से पूछा, 27 साल की हो गई हो, क्या कभी किसी से प्यार नहीं किया? सुचिंगे ने ठोड़ी ऊंची कर ली। उसकी आंखों में वही जन्मजात घमंड था। नहीं, क्योंकि कोई भी उसके लायक नहीं था। तुम हंस पड़े। अच्छा, बहुत घमंड है। मैं भी अभी अभी तलाक लेकर निकला हूं, फिर भी तुम्हारे साथ सो गया। ये कहकर तुम नीचे चले गए। नीचे आकर देखा तो शाओ शाओ भी दिखाई नहीं दी। तुमने सोचा, लगता है आखिरकार समझदार बन गई। लेकिन शाम को घर लौटे तो देखा कि सुचिंगगे अब भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तुम मुस्कुराकर बोले, वाह, काफी आज्ञाकारी निकली। दोपहर में क्या खाया था? सुचिंके ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं, भूख नहीं थी और चलना फिरना भी मुश्किल था। तब तुम्हें एहसास हुआ कि उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। तुमने व्यंग्य किया, सचमुच परी हो, तुम्हें तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगले ही पल तुम उसके पास गए
और उसे अपनी बाहों में उठाकर गोद में उठा लिया। गाओ यांग, ये क्या कर रहे हो? तुमने होंठ टेढ़े किए। नीचे ले जा रहा हूं ताकि खाना खा सको। भूख से मरना है तो भी पहले मुझे बता देना। नीचे पहुंचकर तुमने उसे सोफे पर बिठाया। तभी उसकी नजर लिविंग रूम में रखे ढेर सारे नए सामान पर पड़ी। कपड़ों से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की चीजों तक सब कुछ महंगा और उच्च गुणवत्ता वाला था। वह हैरानी से पूछ बैठी, ये सब तुमने खरीदा है? तुम हंस पड़े। नहीं, सड़क से उठाकर लाया हूं, यकीन है। फिर तुमने टीवी चालू किया, कार्टून लगा दिया और कुछ स्नैक्स उसके सामने रख दिए। बैठो, ये खा लो, मैं खाना बनाता हूं। सुचिंगगे स्तब्ध रह गई। तुम खाना बनाओगे? तुमने शांत स्वर में जवाब दिया। पहले बहुत गरीबी देखी है, अच्छे खाने का खर्च नहीं उठा सकता था, इसलिए खुद बनाना सीख लिया। ये कहकर तुम रसोई में चले गए। सुचिंगे चुपचाप टीवी देखने लगी, लेकिन बीच बीच में चोरी छिपे रसोई में काम करते तुम्हें भी देख लेती। न जाने क्यों उस पल उसे पहली बार किसी घर जैसा एहसास हुआ। करीब 1 घंटे बाद तुमने 4 व्यंजन और एक सूप तैयार कर लिया। फिर उसे सहारा देकर डाइनिंग टेबल तक लाए, लेकिन जैसे ही उसने खाने की मेज देखी, वह पूरी तरह चौंक गई। ये ये तो मेरी पसंद की सारी डिशें हैं, और जिन चीजों से मुझे एलर्जी है या जो मैं नहीं खाती वो भी नहीं है। तुमने उसे डिस्पोजेबल चॉपस्टिक थमाते हुए कहा। गांव यांग, अगर किसी की पसंद नापसंद जानना चाहे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वह कुछ क्षण चुप रही, फिर धीमे से बोली, तो तुम्हें यह भी पता है कि मुझे साफ सफाई को लेकर बहुत ज्यादा सनक है? तुमने सिर हिलाया। कल ही समझ गया था। यह सुनते ही उसका चेहरा लाल पड़ गया। तो तुमने मेरी पसंद के बारे में खास तौर पर पता किया? तुमने भौहें सिकोड़ लीं। इतनी भावुक मत बनो, पहले खाना खाओ। इसके बाद कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर रात तुम घर लौटते और धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता भी बदलने लगा। फिर एक दिन जब तुम घर लौटे तो देखा कि सुचिंगगे का चेहरा बेहद पीला पड़ चुका है। वह दोनों हाथों से अपना माथा दबाए बैठी थी। तुमने पास जाकर पूछा, क्या हुआ, तबीयत खराब है? लेकिन उसने जिद में चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तुम्हें क्या मतलब? तुमने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, रात का खाना खुद ऑर्डर कर लेना, मुझे एक पार्टी में जाना है। इतना कहकर तुम ऊपर कपड़े बदलने चले गए। कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे आए और बिना उसकी तरफ देखे सीधे बाहर निकल गए। सुचिंगगे दर्द से होंठ काट रही थी। उसे लगा कि इस बार तुम सचमुच उसकी परवाह नहीं करोगे। लेकिन तभी हवेली का दरवाजा अचानक दोबारा खुला। तुम वापस अंदर आए, चेहरे पर मास्क, सिर पर टोपी, जैसे कोई चोरी करके लौटा हो। अंदर आते ही तुमने एक काला प्लास्टिक बैग उसके पास फेंक दिया। सुचिंगे ने बैग खोला और एक पल के लिए दंग रह गई। उसके अंदर महिलाओं के उपयोग की जरूरी दवाइयां और सामान थे। फिर उसने तुम्हारी ओर देखा। तुम खुद को इस तरह छिपा कर आए थे मानो कोई गुप्त मिशन पूरा करके लौटे हो। यह दृश्य देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। तुम तुरंत झेंप गए। हंस क्यों रही हो? इसमें मजाक क्या है? फिर तुमने फोन निकाला और आदेशात्मक लहजे में कहा, आज रात की पार्टी कैंसिल कर दो, मुझे कुछ काम है। फोन रखते ही तुम सीधे रसोई में घुस गए। थोड़ी देर बाद एक कटोरा गर्म मीठा पानी और कुछ खाने का सामान लेकर लौटे और उसके सामने रख दिया। सुचिंगगे फिर हंसने लगी। गांव यांग, ये सब कहां से सीखा तुमने? मुझे मारना चाहते हो क्या? तुम एकदम हैरान रह गए। इंटरनेट पर देखा था, सब लोग तो यही कहते हैं। वह मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगी। बस रहने दो, इतनी मेहनत मत करो, ये सब जरूरी नहीं है। 2-3 दिन में मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर सुचिंगगे हल्के से मुस्कुरा दी। पिछले 10 दिनों में यह पहली बार था जब तुमने सुचिंगे को इतनी नरम और सच्ची मुस्कान के साथ हंसते देखा। लेकिन दर्द इतना था कि उसे ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे उस हालत में देखकर तुम्हारा दिल थोड़ा पिघल गया। बिना कुछ कहे तुमने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके पेट पर धीरे धीरे हाथ फेरकर मालिश करने लगे। सुचिंगे का शरीर तुरंत तन गया और वह हल्का सा कांप उठी। तुम झुंझलाकर बोले, तुम्हें क्या बीमारी है? बस पेट ही तो दबा रहा हूं। इतने दिनों से एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं, फिर भी इतनी घबराहट? अभी अभी उसके मन में जो भावुकता जगी थी, तुम्हारी बात सुनते ही आधी गायब हो गई। वह धीरे से बड़बड़ाई, सच में तुम्हारे मुंह से कभी अच्छी बात निकल ही नहीं सकती। फिर होंठ सिकोड़कर बोली, चलो, आज पेट दबा रहे हो इसलिए तुम्हें माफ करती हूं। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। गांव यांग, तुम कहीं मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे? तुमने तुरंत नाक सिकोड़ ली। सुचिंगे, मेरे सामने अगर कोई बिल्ली या कुत्ता भी इतनी तकलीफ में होता तो मैं उसे भी ऐसे ही छोड़कर नहीं जाता। उम्मीद है सच कह रहे हो। वह मुंह फेरते हुए बोली,
वरना मैं तुम्हें बहुत नीचे समझूंगी। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन ली रुओबिंग के मामले के बारे में सोचने लगे। अगले दिन तुम सीधे कंपनी चले गए, लेकिन अपनी भरोसेमंद साथी निंगशुए को सुचिंगे की देखभाल के लिए वहीं छोड़ गए। मौका मिलते ही सुचिंगे ने निंगशुए से कहा, तुम जैसी लड़की उसके साथ क्यों काम कर रही हो? मेरे पास आ जाओ। निंगशुए ने ठंडी नजर से उसे देखा और एक अजीब सी शर्त रख दी। आप यांग भाई से शादी कर लीजिए। सुचिंगे स्तब्ध रह गई। क्या? निंगशुए ने पूरी गंभीरता से कहा। बस आप उनसे शादी कर लीजिए, फिर वो मुझे आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा आपके पास तैनात कर देंगे। सुचिंगे का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह जिद में बोली, हूं, वो मुझसे शादी नहीं करेगा। उसे डर है कि मैं उसकी सारी संपत्ति हड़प लूंगी। लेकिन अगले ही पल निंगशुए मुस्कुरा दी, शायद पहली बार, और जो बात उसने कही उससे सुचिंगे पूरी तरह चौंक गई। सु मैडम, वो आपको सच में पसंद करता है। मैं बस चाहती हूं कि आप भी उनका थोड़ा ख्याल रखें। वो बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, अंदर से उतने ही थके हुए और अकेले हैं। सुचिंगे ने मन ही मन व्यंग्य से सोचा, पसंद करता है? मजाक मत करो, उसे सिर्फ मेरा शरीर पसंद है। उधर तुम्हारे ऑफिस में ली रूबिंग बैठी थी। तुम्हारी योजना में फंसाने के लिए उसने बहुत कुछ दांव पर लगा दिया था, यहां तक कि अपनी छवि बचाने के लिए कई तरह के इंतजाम भी किए थे। अब जब उसने तुम्हारे मुंह से शादी की बात सुनी तो भीतर की घृणा छिपाते हुए उत्साहित होने का नाटक किया। सच में? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुमने आंखें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा और सबसे बड़ा लालच उसके सामने रख दिया। डार्लिंग, कल ही शादी का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है। ली रूबिंग ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। ये देखकर तुम भीतर ही भीतर ठंडी हंसी हंसे। उसे लगा कि तुम उसकी खूबसूरती के जाल में फंस चुके हो, लेकिन उसे क्या पता, तुम पहले ही उसकी और हाओ जियोजिए की पूरी साजिश जान चुके थे। ली रूबिंग, मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रही हो? तुम दोनों अभी बहुत कच्चे खिलाड़ी हो। उधर हवेली में सुचिंगे को एक फोन आया। फोन रखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जिस 20 अरब की रकम के लिए उसने अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी, उसमें से सीधे 10 अरब उसके निकम्मे बड़े भाई को दे दिए गए थे। सुचिंगे के भीतर का सारा दर्द और अपमान एक साथ फूट पड़ा। वह घुटनों में चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय तुम घर लौटे। तुम्हारे हाथ में खाने के साथ एक बहुत बड़ा कॉटन कैंडी भी था। उसे रोते देखकर तुमने वह उसके सामने बढ़ा दिया। लो, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने जिंदगी में कभी ये नहीं खाया होगा। सुचिंगे ने कॉटन कैंडी का एक टुकड़ा मुंह में रखा। मिठास अभी घुलनी भी शुरू नहीं हुई थी कि तुमने सहज लहजे में कहा, इतनी सी बात के लिए इतना रोना? जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें और 10 अरब दे दूंगा। सुचिंगे की आंखें फैल गईं। क्या? लेकिन मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचा, और इतना ब्याज भी नहीं चुका सकती। तुम मुस्कुरा दिए। ना कोई गिरवी चाहिए, ना कोई ब्याज। मैं पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा। कल वापस जाओ और अपना काम संभालो। अभी कुछ समय तक तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। सुचिंगे अवाक रह गई। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। गांव यांग, धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी इतनी मदद करोगे, लेकिन अगले ही पल तुमने आंखें तरेड़ दी। धन्यवाद छोड़ो। इतनी काबिल हो, लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं लगाती। फिर तुमने उसके परिवार की असलियत एक एक करके सामने रख दी। जिस प्रोजेक्ट की वजह से यह सब हुआ, शुरुआत से ही वो तुम्हारे बड़े चाचा का था। अब जब मुसीबत आई तो सब तुम्हारे सिर पर डाल दी, और तुम फिर भी उनके लिए भाग दौड़ कर रही हो। उन्हें तो बस मौका चाहिए कि तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल सकें। तुम्हें बेच दिया गया है और तुम अभी भी उनकी गिनती कर रही हो। तुम्हारी हर बात तीर की तरह उसके दिल में उतरती गई। सुचिंगे ने बेबसी से कहा, मेरे दादाजी हमेशा बेटों को प्राथमिकता देते हैं। मैं बस उन्हें अपनी काबिलियत दिखाना चाहती थी। तुमने ठंडी हंसी हंसी। बचपना है। फिर बेहद कठोर लेकिन वास्तविक शब्द बोले, इस दुनिया में या तो तुम दूसरों को खाओगे या दूसरे तुम्हें खा जाएंगे। याद रखो, जो निर्दयी नहीं बनता वो टिक नहीं पाता। लोगों से मान्यता पाने की कोशिश मत करो। ऐसा बनो कि लोग तुमसे डरें। ये शब्द उसके लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थे। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने सब कुछ दांव पर लगाया। फिर भी अपने दादाजी की नजर में उसकी कोई कीमत नहीं थी। अगर ऐसा है तो अब उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। अगले ही पल उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार प्रतिशोध और महत्वाकांक्षा की आग जल रही थी। गांव यांग, क्या तुम मेरी एक और मदद करोगे? लिविंग रूम में बैठे हुए तुमने अपनी कुछ बातों से सुचिंगे की आंखें खोल दी। अब उसे अपने दादाजी के पक्षपात की सच्चाई समझ आ चुकी थी, और परिवार से बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई थी। उसने अचानक चमकती आंखों से तुम्हारी ओर देखा और बोली, गांव यांग,
क्या तुम कुछ समय के लिए निंग शुए को मेरे साथ भेज सकते हो? इस बार जब मैं वापस जाऊंगी तो शायद। सपने देखना बंद करो। तुमने उसकी बात बीच में ही काट दी। निंग शुए कोई झाओ यून नहीं है, और तुम लियो बेई नहीं हो। ये लोगों को उधार मांगने वाला ड्रामा मेरे सामने मत करो। लेकिन बात खत्म करते करते तुम्हें अचानक अपने और उसके बीच का समझौता याद आ गया। रुको, मैंने सिर्फ कहा था कि फिलहाल रुक जाओ। ये नहीं कहा था कि तुम्हारा कर्ज माफ हो गया। तुम उंगलियों पर हिसाब लगाने लगे। तुम्हारा काम खत्म होने के बाद जितने दिन रुकी हो सबकी भरपाई करनी पड़ेगी, और जो अतिरिक्त 10 अरब दूंगा उसके बदले आधा महीना और बढ़ेगा। हाँ, और जिन दिनों तुम पीरियड्स की वजह से छुट्टी पर थीं, वो भी जोड़ूंगा। तुम्हें लगा था कि वो जरूर बहस करेगी, लेकिन सुचिंगे ने बस तुम्हें बेहद नरम नजरों से देखा। ठीक है, जब सब खत्म हो जाएगा मैं एक भी दिन कम नहीं करूंगी। उसकी सहज स्वीकृति ने उल्टा तुम्हें असहज कर दिया। कुछ पल बाद तुमने अटपटे अंदाज में कहा, खैर, भूख लगी होगी, चलो खाना खाते हैं। अगले कुछ दिनों में तुमने महसूस किया कि तुम उसके बारे में पहले से कहीं ज्यादा सोचने लगे हो, और शायद उसकी नजरों में भी तुम्हारे लिए कुछ बदल रहा था। एक रात वह बिस्तर के किनारे बैठी थी। अचानक उसने धीरे से पूछा, गांव यांग, तुम्हें क्या लगता है इस बार मैं जीत पाऊंगी? तुम हंस पड़े। हारोगी नहीं, मैंने खुद गणना की है। कछुए से मनौती मांगी थी। अब सो जाओ। तुम ऊपर से उसकी बात का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर जानते थे कि यह औरत अब तुम्हारे दिल में एक अलग जगह बना चुकी है। अगली सुबह सुचिंगके चुपचाप निकल गई, लेकिन जैसे ही वह हवेली के बाहर पहुंची, उसने देखा कि निंग शुए पहले से वहां खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। मैं आपका इंतजार कर रही थी। यांग भाई का आदेश है। मैं आपके साथ जियांग प्रांत जाऊंगी और आपकी सुरक्षा करूंगी। सुचिंगके चौंक गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दूसरी मंजिल की खिड़की के पास तुम खड़े थे, होठों में सिगरेट दबाए चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे। उसी पल उसके दिल में कुछ टूटकर बिखर गया, और कुछ नया जन्म भी ले लिया। तुमने खिड़की खोली और हमेशा की तरह रूखे अंदाज में कहा, जाओ, अगर हार गई तो वापस मत आना, मुझे शर्म आएगी। ये सुनकर सुचिंगके मुस्कुरा उठी। और अगर सच में हार गई तो? तुमने बस हल्की सी हंसी हंसी खिड़की बंद की और अंदर चले गए। सुचिंगे के जाने के बाद तुम सीधे ली रूबिंग को लेकर नागरिक मामलों के कार्यालय पहुंच गए, मन ही मन बड़बड़ाते हुए। 15 दिन में दूसरी बार यहां आया हूं। कोई देखे तो सोचेगा कि मैं प्रोफेशनल शादीबाज हूं। शादी की तस्वीरें खिंच चुकी थीं और बस प्रमाण पत्र लेना बाकी था। तभी तुम्हारा फोन बज उठा। कॉल सुनते ही तुम्हारा चेहरा बदल गया। लिu शिंग, सर्टिफिकेट तुम संभाल लेना, मैं और तुम्हारी भाभी तुरंत कंपनी लौट रहे हैं। मुसीबत हो गई है। कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचते ही तुम सीधे कुर्सी पर बैठ गए। क्या हुआ? रिसर्च प्रोजेक्ट के पैसे अचानक कैसे कम पड़ गए? गुआन त्यानमिंग गंभीर स्वर में बोला। गांव साहब, नई ऊर्जा की तकनीक में रिसर्च के दौरान असफलता का जोखिम हमेशा। सीधे मुद्दे पर आओ। तुमने उसे बीच में रोक दिया। कितने पैसे कम हैं? 50 से 80 अरब। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुमने तुरंत वित्त विभाग की ओर देखा। कंपनी के पास अभी कितनी नकदी बची है? अभी हाल ही में 10 अरब ट्रांसफर हुए हैं। अब केवल 12 अरब बचे हैं। काफी देर सोचने के बाद तुमने कहा, किसी को साझेदार बनाना पड़ेगा। गुआन त्यानमिंग तुरंत बोला, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी और के साथ बांटना? और विकल्प क्या है? तुमने ठंडे स्वर में जवाब दिया। अगर तुम लोग सफल होते तो यह नौबत नहीं आती। इतना कहकर तुम उठे और बाहर निकल गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था। ली रूबिंग सहानुभूति जताने के बहाने प्रोजेक्ट की जानकारी जुटाने लगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि तुम पहले से उसके हर कदम पर नजर रख रहे हो। ऑफिस में वापस आकर उसने कहा, गांव यांग, साझेदार ढूंढने का काम मुझे दे दो। अब हम पति पत्नी हैं। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। तुम अंदर ही अंदर मुस्कुराए। तभी लिu शिंग 2 लाल रंग की शादी की पुस्तिकाएं लेकर अंदर आया। गांव साहब, शादी का प्रमाण पत्र तैयार है। तुमने कागज लेते हुए कहा, अच्छा, अब जब हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं तो निवेशकों से बातचीत की जिम्मेदारी तुम्हारी। ली रूबिंग के जाते ही तुम्हारे चेहरे का तनाव गायब हो गया। उसकी जगह एक रहस्यमय मुस्कान ने ले ली। लिu शिंग, ये नकली शादी का प्रमाण पत्र असली जैसा ही लग रहा है। लिu शिंग हंस पड़ा। मेरे काम पर शक है क्या? तुमने सिगरेट सुलगाई। गुआन तियानमिंग की नकली परियोजना तैयार है? सब तैयार है, बस शिकार के फंसने का इंतजार है। दोनों के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई। उस रात तुमने ली रोबिंग के साथ समय बिताया। उसे सोता हुआ देखकर तुम्हारी आंखों में उपहास झलक उठा। 2 जोकर, और सोचते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लेंगे।
तुम्हारी आंखों में ठंडी चमक उभरी। हाँ, आओ जियो जिए। अगर इस बार तुम्हें इतना दर्द न हुआ कि जिंदगी भर याद रखो, तो समझो गांव यांग नाम बेकार है। इसके बाद तुम जानबूझकर ली रोबिंग को हर जगह अपने साथ लेकर जाने लगे। दोनों आदर्श पति पत्नी की तरह दिखते थे। ये खबर जल्द ही जियांग प्रांत पहुंच गई। उधर सुचिंगगे की हालत दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी, और इधर एक आलीशान पार्टी में तुम्हारी मुलाकात हाओ जियोजिए से हो गई। तुम्हारे अंदर की शरारत जाग उठी। तुमने ली रोबिंग की कमर में हाथ डाला और सीधे उसके सामने जा पहुंचे। अरे हाओ साहब, आजकल किस लड़की के पीछे भाग रहे हो? हाओ जियोजिए का चेहरा तुरंत हरा पड़ गया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। तुम और भी आगे बढ़ गए। देखो यार, तुम इतने बड़े अमीर घराने के वारिस हो, फिर भी एक साल में कुछ नहीं कर पाए, और मैं 1 महीने में ही अपनी पत्नी का पूरा दिल जीत चुका हूं। हाओ जियोजिए के हाथ में पकड़ा गिलास कांपने लगा। उंगलियां सफेद पड़ गईं, लेकिन उसे गुस्सा पीना पड़ा। वह दांत भींचकर बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम जिसे चाहो शादी कर सकते हो। मेरे रास्ते में बहुत रुकावटें हैं। उसकी बात सुनकर तुम्हें महसूस हुआ कि ली रूबिंग का शरीर हल्का सा कांप गया है। तुम मुस्कुराए। हाओ साहब, कम से कम हमें बधाई तो दे दो। आखिरकार ली रूबिंग बोल पड़ी। गांव यांग रहने भी दो, आखिर वो मेरा पूर्व प्रेमी था। तुमने भौं उठाई। अभी तुमने मुझे क्या कहा? वो तुरंत संभली। पति, मेरा मतलब पति। तुम जोर से हंस पड़े। हाथ पकड़ लेना भी अगर प्रेम कहानी कहलाता है, तो मैं अभी किसी और लड़की से हाथ मिला लूं तो क्या वो भी मेरी पूर्व प्रेमिका बन जाएगी? हाओ जियोजी की आंखों में झर भर गया। गांव यांग, बस करो। तुम हंसते हुए ली रोबिंग को लेकर निकल गए। चलो पत्नी, घर चलते हैं। वैसे आज कौन सी स्टॉकिंग पहनोगी? ली रोबिंग ने शर्म से नजरें झुका लीं। स्किन कलर, वाह, मेरी पसंदीदा। पीछे खड़ा हाओ जियोजिए तुम्हें जाते हुए घूरता रहा। उसकी आंखों में घृणा और बदले की आग भड़क रही थी। गांव यांग, अभी हंस लो। तुम्हें क्या पता, जिस पत्नी पर तुम इतना गर्व कर रहे हो, वही तुम्हारे पास रखी हुई सबसे खतरनाक छुरी है। ऑफिस में इस समय ली रोबिंग तुम्हें होंगशिंग फार्मास्यूटिकल के विस्तार प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दे रही थी। इतना ही नहीं, वह 60 अरब युआन का निवेश भी लेकर आई थी। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पता था कि यह पैसा आखिर आया कहां से है। यह रकम सीधे हाओ परिवार से आई थी, और होंगशिंग फार्मास्यूटिकल का मालिकाना संबंध भी हाओ परिवार से ही जुड़ा हुआ था। मगर इससे भी कम लोग जानते थे कि पूरे लिन्हाई शहर पर असल में तुम्हारे भाई शिहाओ की नजर रहती है। तुम चाय की चुस्की लेते हुए उससे पूछते हो, शियाओ हाओ, श्याओ शाओबी का क्या हाल है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। शिहाओ थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिर सच बता ही दिया। उसने फिर से फू केबिन को वापस अपने पास बुला लिया है। यह सुनते ही तुम व्यंग्य से हंस पड़े। जैसा सोचा था वैसा ही निकला। उस दिन टांग तोड़ने की बात भी बस एक नाटक थी। शी हाओ ने सिर झुकाकर माफी मांगी। पहले वह आपकी पत्नी थी, इसलिए हम उस पर निगरानी रखने की हिम्मत नहीं कर सके। तुमने हाथ हिलाकर कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, फिर तुरंत फोन उठाया। बैंक मैनेजर वांग, आज रात मैं दावत दे रहा हूं, बाकी बैंक मैनेजरों को भी बुला लीजिए। ठीक है, रात को शेंगटियन बिल्डिंग में मिलते हैं। फोन रखते ही तुम्हारी आंखें ठंडी हो गईं। तुमने शिहाओ को आदेश दिया, वेनवान से कहो कि ली रूबिंग और हाओ परिवार की हर गतिविधि पर नजर रखे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस रात लिन्हाई शहर के लगभग सभी बड़े बैंकों के मैनेजर एक साथ इकट्ठा हुए। कुछ दौर शराब चलने के बाद मैनेजर वांग ने पूछा, गांव यांग, आज अचानक हम सबको क्यों बुलाया? तुम मुस्कुराए और सीधे मुद्दे पर आ गए। भाइयों, मैं जानना चाहता हूं कि श्याओ शाओबी पर तुम सबका कितना कर्ज है? सब ने अपने अपने आंकड़े बताए। हिसाब लगाने पर रकम लगभग 5 अरब युआन निकली। कर्ज कब तक चुकाना है? बस 1 हफ्ते में। पिछले साल तो तुम्हारी सिफारिश पर ही हमने उसे लोन दिया था। यह सुनकर तुम्हारी मुस्कान और गहरी हो गई। भाइयों, आगे से कोशिश करना कि श्याओ परिवार को और कर्ज मत देना। मैं अब उसके खिलाफ कदम उठाने वाला हूं। बाद में अगर वह पैसा नहीं लौटा पाई तो हमारी दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। अब सब समझ गए। तुम अपनी पूर्व पत्नी को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर रहे थे। आधा महीना और बीत गया। इन दिनों तुम लगातार ली रूबिंग के साथ समय बिता रहे थे। तुम्हारे मन में एक ही ख्याल था, वैसे भी यह औरत जल्द ही मेरी जिंदगी से गायब होने वाली है, तो जितना फायदा उठाना है अभी उठा लो। एक दिन तुम कार में बैठकर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए जा रहे थे। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर तुम्हारा दिल धक से रह गया। फोन निंगशुए का था। यांग भाई, मिस सु कल कार्रवाई करने वाली हैं, लेकिन उनकी तैयारी पूरी नहीं है। फिर भी उनके पास अब और समय नहीं बचा। यह सुनते ही तुम्हारा चेहरा गंभीर हो गया। जीतने की संभावना कितनी है?
निंग शुए का जवाब सुनकर तुम्हारा दिल आधा डूब गया। बहुत कम। फोन कटते ही तुमने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी सहायक लियो शिन से कहा, लियो शिन, तुम लियो चेयरमैन से मिलने जाओ। मेरी तरफ से बात समझा देना और सहयोग का सौदा भी पक्का कर लेना। लियो शिन तो हैरान रह गई। यांग भाई, मजाक कर रहे हैं क्या? मैं एक साधारण सहायक हूं। मैं जाकर इतने बड़े चेयरमैन से क्या बात करूंगी? तुम अचानक हंस पड़े। फिर एक ही वाक्य में उसकी सारी चिंता खत्म कर दी। वो तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारी बात मेरी बात से ज्यादा असर करेगी। लियो शिन तुरंत चुप हो गई। कुछ देर बाद बेबस होकर बोली, ठीक है, आप अपनी होने वाली भाभी के पास जाइए। सहयोग की चिंता मत कीजिए। वैसे भी यह साझेदारी मैंने ही अपने पापा से करवाने को कहा था। तुमने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। शरारती लड़की, अगर दोबारा अपने यांग भाई को बेवकूफ बनाया तो कैंटीन में रोज मटन बनवाऊंगा। अगले ही पल तुम्हारा चेहरा फिर से गंभीर हो गया। तुमने आदेश दिया, शियाओ। हाँ हाओ, हम जांग प्रांत जा रहे हैं। उधर जांग प्रांत के एक विला में सुचिंगगे अगले दिन होने वाले जीवन मरण जैसे मुकाबले के बारे में सोचते हुए खोई हुई बैठी थी। लेकिन उसके दिमाग में कल की योजना नहीं चल रही थी। वह सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी, खासकर तुम्हारे जाते समय कहीं गई वह बात, अगर हार गई तो वापस आने की जरूरत नहीं है। यही शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। उसी समय निंग शुए की एक बात ने सुचिंगे को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। सुचिंगे, यांग भाई आ गए हैं। यह सुनते ही सुचिंगे सोफे से उछलकर खड़ी हो गई, मानो उसने कोई अविश्वसनीय बात सुन ली हो। क्या कहा? वो यहां कैसे आ सकते हैं और क्यों आए हैं? निंग शुए ने बेबस मुस्कान के साथ कहा, मैंने ही उन्हें बताया था कि तुम कल अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली हो, लेकिन तुम्हारी जीत की संभावना ज्यादा नहीं है। सुचिंगगे तुरंत बोली, सीनियर, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया और तेजी से ऊपर अपने कमरे की ओर भाग गई। मुंह से भले ही वह कहती थी कि यह सिर्फ एक सौदा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि तुम आने वाले हो, वह नहाने, तैयार होने और खुद को संवारने में लग गई। अगले ही पल तुम दरवाजा खोलकर अंदर आए। सामने उस महिला को देखकर, जो पिछले कई दिनों से तुम्हारे दिल दिमाग में बसी हुई थी, तुमने बड़े बेफिक्र अंदाज में कहा, भूख से जान निकल रही है, कुछ खाने को है क्या? तुम सीधे फ्रिज के पास गए, ब्रेड और दूध निकाला और खाने लगे, मानो ये घर तुम्हारा ही हो। सुचिंगे को इसमें जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि वह तो नौकरानी से तुम्हारे लिए खाना बनवाना चाहती थी। लेकिन तुम्हें इतना सहज देखकर उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। गांव यांग, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें तो अपनी खूबसूरत पत्नी ली रूबिंग के साथ होना चाहिए। तुमने उसकी तरफ देखा और ब्रेड चबाते हुए कहा, कौन सी खूबसूरत ली रूबिंग? वह तुम्हारे सामने कहीं नहीं टिकती। लेकिन सुचिंगगे ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। वह ठंडे स्वर में बोली, फिर भी वह तुम्हारी कानूनी पत्नी है। तुमने सीधे जवाब दिया, कहां की कानूनी पत्नी? तभी उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी। क्या तुम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बन चुका है? तुमने बिना झिझक सच स्वीकार कर लिया। उसने मुझे फंसाने और धोखा देने की कोशिश की है। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। यह सुनते ही सुचिंगगे की आंखें लाल हो गईं। वह तुम्हें घूरते हुए बोली, गांव यांग, तुम बहुत घटिया इंसान हो। तुम तुरंत भड़क गए। मैंने क्या किया? तुम्हें क्या समस्या है? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इतनी बड़ी डील तक छोड़कर यहां आया हूं और तुम मुझे ही बुरा भला कह रही हो। अचानक तुम्हें कुछ समझ आया। तुम मुस्कुराते हुए उसके करीब गए। सुचिंगे, कहीं तुम जल तो नहीं रही हो? सुचिंगे तुरंत बोली, जल रही हूं? मैं तुमसे जलूंगी? सपने में भी नहीं। अगले ही पल तुमने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। गांव यांग, तुम क्या कर रहे हो? तुम हंसकर बोले, क्या कर रहा हूं? थोड़ा ब्याज वसूल रहा हूं। लेकिन इस बार सुचिंगगे पहले से कहीं ज्यादा जोर से छटपटाने लगी। तुम्हें कुछ अजीब लगा, इसलिए तुमने गंभीर स्वर में कहा, सुचिंगे, हमारे बीच का समझौता मत भूलो। लेकिन यही बात उसके दिल में छिपे जज्बातों को पूरी तरह भड़का गई। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और तुम्हारी आंखों में देखते हुए पूछा, गांव यांग, तो क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक सौदा हूं? तुमने बिल्कुल सामान्य लहजे में जवाब दिया, और क्या, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। और हां, ली रूबिंग चाहे जितनी सुंदर हो, तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो, इसलिए मुझे तुम्हारी याद आई। यह सुनकर सुचिंगे कड़वी मुस्कान हंस पड़ी। उसने पूरी तरह विरोध छोड़ दिया। ठीक है, मैं समझ गई। चलो समझौता पूरा करते हैं। उस रात तुम दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर अगले दिन की योजना पर चर्चा कर रहे थे। तुमने पूछा, कल क्या करने वाली हो? सुचिंगे ने बताया, कल दादाजी सबके सामने उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे। मैं सिर्फ सुलियाओगुआन के भ्रष्टाचार के सबूत पेश कर सकती हूं और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने पक्ष में खड़ा कर सकती हूं।
लेकिन मैं जानती हूं कि दादाजी हमेशा बेटों को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए मेरी जीत की संभावना बहुत कम है। तुमने सिर हिलाया। समझ गया। अब जल्दी सो जाओ और कल के लिए तैयार रहो। मैं बाहर जा रहा हूं। इतना कहकर तुम बिना पीछे देखे चले गए। पीछे से सिर्फ सुछिंगे की ठंडी आवाज आई, ठीक है। इस बार उसने पहले की तरह यह भी नहीं पूछा कि तुम कहां जा रहे हो, मानो तुम दोनों के बीच एक अदृश्य बर्फ की दीवार खड़ी हो गई हो। अगले दिन सुसमूह की आम सभा बीमार सुबुजुर्ग खुद को संभालते हुए सभा में पहुंचे, सिर्फ इसलिए ताकि उत्तराधिकार की घोषणा कर सकें। उसी समय सुछिंगगे ने सीधे सुलियाओ गुआन के भ्रष्टाचार के ठोस सबूत सबके सामने रख दिए, लेकिन बदले में उसे अपने दादाजी की निराश भरी नजरें मिलीं। छिंगे, घर की बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए। इसे भ्रष्टाचार नहीं कहते। उसने तो बस वो पैसा पहले खर्च कर लिया जो मैं बाद में उसे देने वाला था। यह सुनकर सुछिंगे गुस्से से कांप उठी। दादाजी, आप बहुत पक्षपाती हैं। बगल में खड़ा सुलियाओगुआन घमंड से हंस पड़ा। सुछिंगे, तुम तो एक दिन शादी करके चली जाओगी। कंपनी मेरे हाथों में रहेगी तो कम से कम हमेशा सुपरिवार की रहेगी। उसी समय सुछिंगगे के समर्थन में कई वरिष्ठ अधिकारी खड़े हो गए और सुलियाओगुआन की अयोग्यता पर सवाल उठाने लगे, लेकिन उसने तुरंत पलटवार किया। दादाजी, देखिए, अभी से इसने कंपनी के अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया है। बुजुर्ग सू का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उन्हें एहसास हो गया कि अब सुछिंगे पूरी तरह सक्षम हो चुकी है। अगर वह और ये वरिष्ठ अधिकारी कंपनी छोड़ दें तो सु लियाओगुआन कंपनी चला ही नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने एक तथाकथित संतुलित समाधान पेश किया। ऐसा करते हैं, शेयरों का उत्तराधिकारी सु लियाओगुआन होगा, लेकिन लाभांश का अधिकार तुम दोनों में बराबर बांटा जाएगा। जहां तक चेयरमैन और सीईओ की बात है, वह पद सुछिंगे संभालेगी। लेकिन उनकी बात पूरी होते ही सभा में एक व्यंग्य भरी हंसी गूंज उठी। हा 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 हा। बुजुर्ग सु, आपने तो बड़ा शानदार हिसाब लगाया है। मतलब सु छिंगगे सारी जिंदगी सु लियाओगुआन के लिए काम करेगी और वह जब चाहे उसे बाहर निकाल सकता है। यही बात है ना? अगले ही पल तुम एक आदमी को साथ लेकर अंदर आए, लेकिन जैसे ही सब लोगों ने तुम्हारे साथ खड़े उस व्यक्ति को पहचाना, पूरे हॉल में हैरानी की लहर दौड़ गई। सॉन्ग यंग मास्टर, आप यहां कैसे आ गए? दोस्तों, मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों से स्टोरीज उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी, लेकिन अब मैंने एक ऐसी स्टोरी ढूंढ ली है जो शायद चैनल की सबसे बेस्ट स्टोरीज में से एक हो सकती है। कल या परसों उसका लॉन्ग वीडियो आने वाला है। अगर स्टोरी पसंद आए तो हम इसे एंड तक कंटिन्यू करेंगे। मुझे यकीन है कि इस बार आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टाटा बाय बाय।